Assalamu alaikum, dear students. So today we are going to continue our that's final revision question series, in which we have already discussed chapters like electrostatics and current electricity, and for today the chapter is EMI and AC. So EMI and AC बहुत important chapter है, आपको पता है. तो question number 1 पे हम चले जाते हैं. Question number first. A magnet is brought near a coil rapidly and then slowly. The induced EMF will be. तो इस क्वेश्चन में जो है ये हमसे पूछ रहा है कि हमने एक मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव किया, तो पहले हमने इसको रैपिडली लाया, बहुत जल्दी से लाया, एंड देन स्लोली. इंड्यूस्ड EMF विल बी. तो इंड्यूस्ड EMF किस केस में कैसा होगा? मोर इन केस फर्स्ट होगा, मोर इन केस सेकंड, इक्वल in both the cases or more or less according to the radius of the coil. See here, the induced EMF जो होता है, that induced EMF you should know is directly proportional to the relative speed. Induced EMF is directly proportional to the relative speed of magnet with respect to the coil. ठीक है, तो इंड्यूस्ड EMF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव स्पीड होता है मैग्नेट का विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल, एंड देयरफॉर अगर रैपिडली आप लाते हो टुवर्ड्स द कॉइल दैट मैग्नेट, तो इंड्यूस्ड EMF विल बी मोर इन केस फर्स्ट. सो रैपिडली केस फर्स्ट, मोर इन केस फर्स्ट में वेरी सिंपल. तो याद रखिए आप, इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल. अगर आप क्विकली उसको मूव कराते हैं तो इंड्यूस्ड EMF विल बी मोर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. Two rings of same dimensions, one of copper and another of wood, are subjected to same change of magnetic field. तो same change of magnetic field आपने दोनों को, one is of made of copper and another is of wood, ठीक है, wood insulator, are subjected to the same change of magnetic field. तो दोनों पे आपने magnetic field same induce कर दिया है. The EMF in the copper ring will be. तो आपको बोलना है जो EMF कॉपर रिंग में होगा, जो EMF कॉपर रिंग में होगा वो कैसा होगा? मोर देन दैट इन द वुडन रिंग. क्या वो वुडन रिंग से ज्यादा होगा? लेस देन दैट इन द वुडन रिंग, इक्वल टू दैट इन द वुडन रिंग, जीरो. अब जैसे बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़ता है तो वो बोलता है इसमें एक तो कॉपर है और दूसरा वुड है, वुड इज एन इंसुलेटर, सर EMF शुड बी जीरो. बिल्कुल भी आप जो है इसका आंसर जो है जीरो नहीं लिखेंगे वहां, क्योंकि EMF का जो फॉर्मूला है दैट इज दैट d∅dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, and EMF is therefore equal to d/dt of BA, है ना, BA, where B is the magnetic field intensity and A is the area. अब मुझे आप इस चीज में बोलिए, क्योंकि सेम डायमेंशंस के दोनों रिंग्स है, कॉपर भी और वुड भी, तो एरिया भी बराबर है और दे आर सब्जेक्टेड टू द सेम मैग्नेटिक फील्ड, तो बी भी बराबर है, दे आर सब्जेक्टेड टू द सेम मैग्नेटिक फील्ड. सो EMF इन बोथ द केसेस विल बी सेम. तो EMF इंड्यूस्ड इन दैट ऑफ अ कॉपर रिंग विल बी सेम एज दैट ऑफ द वुडन रिंग. अब बच्चा बोलता है सर कॉपर तो कंडक्टर है और वुड जो है दैट्स एन इंसुलेटर. बच्चों करंट नहीं चलेगी, इंसुलेटर में करंट नहीं चलेगी, बट EMF विल गेट डेफिनेटली इंड्यूस्ड देयर. सो EMF ऑफ कॉपर इज इक्वल टू दैट ऑफ वुड. वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें मैक्सिमम बच्चे जो आंसर हिट करते वो जीरो, बट बिलीव मी इसमें जो EMF वुड में होगा वो इक्वल टू दैट ऑफ कॉपर होगा. द रीजन इज द एरिया ऑफ बोथ द रिंग्स इज सेम and they are subjected to the same magnetic field. So answer should be that EMF induced in the copper ring will be less than, it's equal to that of the wooden ring. तो EMF तो डेवलप होगा but wood में करंट नहीं चलेगी because it's an insulator. Then question number next. As shown in the figure, a bar magnet passes through a coil made up of a copper wire. तो इस फिगर में एक बार मैग्नेट जो है एक कॉपर कॉइल से जो है पास कराया जा रहा है विद सम वेलोसिटी v. तो इसमें क्या पूछ रहा है वो? मेड अप ऑफ अ कॉपर वायर, देन नो करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल, नो EMF विल बी इंड्यूस्ड. तो हमें देखना है क्या है. तो आपके पास एक्चुअली एक हॉरिजॉन्टल कॉपर रिंग है और या वायर है, उसमें आपने एक बार मैग्नेट को रिलीज किया. जैसे जो रिंग की तरफ, जैसे रिंग की तरफ ये मान लीजिए आप इट्स अ कॉपर रिंग, तो जैसे ये बार मैग्नेट इसकी तरफ आएगा तो फ्लक्स डेफिनेटली चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है जैसे वो रिंग के नजदीक आएगा तो फ्लक्स विल चेंज. फ्लक्स विल चेंज जो जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो EMF डेवलप होता है ना, क्योंकि आपको पता है दैट फॉर EMF टू गेट डेवलप्ड देयर शुड बी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स व्हिच इज नथिंग बट योर Faraday's laws of EMI, Faraday's laws of electromagnetic induction. तो जैसे मैग्नेट कॉइल से पास करने की कोशिश करेगा या कॉइल के नजदीक आ जाएगा तो फ्लक्स चेंज होगा, EMF डेवलप होगा. EMF डेफिनेटली इस कॉइल में डेवलप होगा. अब चूंकि यहाँ पे ओपन सर्किट है, इट्स क्लियर हियर दैट इट्स एन ओपन सर्किट हियर. तो अगर ये यहाँ पे ओपन सर्किट है,
अगर ये यहां पे ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट में करंट नहीं चलती है, सो करंट विल बी डेफिनेटली इक्वल 0, बट ईएमएफ विल बी देयर, एंड ईएमएफ जो है उसका वैल्यू होगा बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो इस क्वेश्चन में आप ख्याल रखिए, करंट विल बी 0 बट ईएमएफ विल बी देयर, क्योंकि ये ओपन सर्किट है तो करंट ओपन सर्किट में नहीं चलती है, बट ईएमएफ विल गेट डेवलप्ड देयर बिकॉज देयर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, क्योंकि जब मैग्नेट जो है कॉइल के नजदीक आएगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और जब कॉइल से दूर भी जाएगा तब भी फ्लक्स चेंज होगा, और जब भी फ्लक्स चेंज होता है फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई कहता है कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। तो द आंसर शुड बी नो करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल, नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड बट नॉट करंट। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस कॉइल में जो है ईएमएफ तो डेवलप होगा बट करंट डेवलप नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, question number next is when a ring of conducting material is moved in a magnetic field, the total charge induced in it depends on, believe me this is a very important question, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, ये बोल रहा है व्हेन अ रिंग ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उस पे जो टोटल चार्ज इंड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड करता है, वो क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है, वो इंड्यूस्ड इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है, टोटल चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स या जो है दैट फाइनल फ्लक्स पे डिपेंड करता है। बिलीव मी दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, क्योंकि पिछले जो नीट हुए हैं ना, इस क्वेश्चन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस पैटर्न के मैंने 2 क्वेश्चन रखे, सो दैट अगर ये इस साल आ जाए तो आप आराम से कर सकते हो। चार्ज पे किसी को नजर ही नहीं जाते एक्चुअली, चार्ज पे आप कितना भी ईएमआई पढ़ो, चार्ज पे हम कभी जाते ही नहीं, दैट इज व्हाई ये क्वेश्चन जो है बच्चे से गलत होता है। तो अगर आप एक कंडक्टिंग मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में लाते हो तो टोटल चार्ज उस पे जो इंड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड करता है। अब आप देख लीजिए, देखिए ईएमएफ मेरे बच्चों सबको पता होता है, इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, क्योंकि हम पहले ही दिन पढ़ाते हैं आपको दैट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट ईएमएफ व्हिच गेट्स डेवलप्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब जितना जल्दी ये चेंज होगा उतना ज्यादा जो है आपका ईएमएफ डेवलप होगा। उसके बाद ईएमएफ जो है आपका वो खुद होता है बराबर करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, है ना, वेरी सिंपल। ईएमएफ होता है खुद करंट जो उसमें चलेगा अगर वो क्लोज्ड सर्किट है मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। अब मुझे आप इधर बोलिए आई जो है, आई तो खुद है बराबर डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट फ्लो ऑफ चार्ज, देन आर इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। वेरी सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट है, डी टी कैंसल आउट हो जाएगा, तो मुझे बोलिए जो चार्ज उसमें डेवलप होगा तो वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी डी फाई डिवाइडेड बाय आर। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन एंड रिमेंबर दिस फॉर योर एंट्रेंस। तो जो चार्ज इंड्यूस होगा, द टोटल चार्ज इंड्यूस इन इट डिपेंड्स ऑन, एक तो वो टोटल चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करेगा एंड रेजिस्टेंस पे। अब मुझे बोलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि यहां टाइम है ही नहीं। उसके बाद द इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स ओनली, उसके बाद total change in the magnetic flux is the correct option here, total change in the magnetic flux, है ना, d phi is total change in magnetic flux। और अगर चार्ज वो इंड्यूस्ड पूछता है तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो चार्ज इंड्यूस्ड जो है वो डिपेंड करता है 2 चीजों पे, एक तो रेजिस्टेंस पे और टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता है क्योंकि टाइम इज नॉट इन्वॉल्वड हियर, इट ओनली डिपेंड्स ऑन टोटल चेंज इन फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस। बिलीव मी दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चार्ज पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है उसकी बात ही नहीं करते हैं। ज्यादा स्टूडेंट जो है ना वो ईएमएफ के पीछे और जो है करंट के पीछे लगे रहते हैं, बट ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में पूछा जा सकता है। तो याद रखिए ऐसे जो चार्ज इंड्यूस होता है वो टोटल चेंज इन फ्लक्स और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इस पे मैंने एक ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल जो है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आप अगर करेंगे ना तो इसकी बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम में आने की। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने यहां पे सिलेक्ट किया है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ कॉइल of resistance 10 ohm the induced current developed by changing magnetic flux। तो induced current जो है develop हुई by changing magnetic flux through it as shown in the figure as a function of time। the magnitude of charge in the magnitude of change in flux through the coil in Weber is। तो आपको इसमें magnitude of change in flux ही निकालना है, मतलब आपको d phi इसमें निकालना है। तो इसमें ग्राफ प्रोवाइडेड है आपको, यू आर बीइंग प्रोवाइडेड विद अ ग्राफ। तो मुझे आप इस ग्राफ में बोलिए इट्स अ करंट वर्सेस टाइम। तो करंट जो है यूजुअली एम्पियर्स में हम लेते हैं, तो ये एम्पियर ही है, और टाइम जो है आप सेकेंड्स में लेते हैं। आपको इसमें डी फाई निकालना है ना, यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स, यू हैव टू कैलकुलेट डी फाई। मुझे आप एक चीज बोलिए, जो इसका सॉल्यूशन जो है, क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन के रिलेटेड वाला क्वेश्चन मैंने इसमें रख दिया और मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई हैव सिलेक्टेड इट हियर। तो आपको पता होना चाहिए दैट चेंज ऑफ फ्लक्स जो है, अभी मैंने आपको दिखाया दैट चेंज ऑफ फ्लक्स या चार्ज जो है, मैं ऐसे इसको लिख दूं यहां पे, सी है, देख लीजिए आप, सी जो चार्ज आपका इंड्यूस्ड है ना, अभी देखिए आप यहां पे मैंने लिख दिया दैट चार्ज इंड्यूस्ड इज डी फाई बाय आर,
दैट चार्ज इंड्यूस्ड इज इक्वल टू डी फाई बाई आर। चलिए अब आप मुझे बोलिए, चूंकि ये करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो मुझे बोलिए इसका एरिया आपको क्या देता है। द एरिया अंडर दिस ग्राफ, द एरिया अंडर करंट वर्सेस टाइम विल गिव यू द चार्ज। सो एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ विल गिव यू चार्ज, है ना। यू शुड नो दिस, द एरिया अंडर हियर current versus time graph will give you charge. So area under IT curve will give you charge, and charge is total change in flux divided by resistance. ऐसा हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल आपके साथ डिस्कस किया। अब आप मुझे बोलिए, अब d phi by r जो है is equal to area of IT करो, that is half of base area होता ना, it's a triangle here, right angular triangle, half of base is here 0.1 into the altitude here, that is 4. So it is here 2 to the 4, so ये हो गया 0.2, so d phi is equal to 0.2 into r. R is given in this question, the resistance is 10 ohm. तो जब आप 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, so d phi, the change in flux will be equal to 2 Weber should be the answer of this question. 2 Weber should be the answer of this question, and that's option first. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप एक बार फिर से प्रैक्टिस में लाइए। ये बोल रहा था इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, हमारे पास एक कॉइल है जिसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है, द इंड्यूस्ड करंट डेवलप्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो इसमें इंड्यूस्ड करंट डेवलप हुई बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट इज एज शोन इन द फिगर। तो जो उसमें इंड्यूस्ड करंट जो है, वो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू द टाइम शोज वेरिएशन लाइक दिस। हमसे पूछा गया था द टोटल चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल विल, तो जो उस कॉइल का जो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कराया उसका वैल्यू क्या है। तो क्योंकि आईटी कर्व का एरिया हमें चार्ज देता है, तो मैंने लिखा एरिया अंडर आईटी कर्व गिव्स द चार्ज, एंड चार्ज होता है बराबर चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस। तो अब आप मुझे बोलिए, मैंने अब जो चार्ज के बदले एरिया अंडर दैट, एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, इट्स अ राइट एंगुलर ट्रायंगल इज d5 by r, r को आपने लिया, दैट विल गिव द चेंज इन फ्लक्स हियर। बिलीव मी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप इसको बिल्कुल तैयार करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ लॉन्ग सोलेनॉइड इज 500। तो इस क्वेश्चन में हमेशा जो है डाटा साथ साथ आप लिखिए। हमारे पास एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स है 500, इट्स प्रोवाइडेड, है ना। द नंबर ऑफ टर्न्स इज हियर 500। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड इज दिस। तो एरिया भी आपको दिया गया है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है दैट इज 2 into 10 raised power -3 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया ऑफ दैट कॉइल, इट्स आल्सो प्रोवाइडेड। देन if the value of magnetic induction on passing a current of 2 ampere, so current is given equal to, and its value is 2 ampere here, is 5 into 10 raised power -3। तो B भी दिया गया आपको, that is 5 into 10 raised power -3 टेस्ला। जब भी ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सारा डाटा लिखिए, उसे आपका जो है कैलकुलेशन जो है उसमें कोई एरर होने की जो है वो नहीं रहती। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड इन विद इट इन वेबर्स, तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें निकालना, यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चूंकि इसमें जो है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया बराबर NBA। तो this is the magnetic flux associated with it is a number of terms, and B हो गया आपका magnetic field intensity जो है वो दिया गया है एरिया। अब बच्चा सोचता है ये सर सोलेनॉइड है, इट्स अ लॉन्ग सोलेनॉइड, तो B होगा बराबर N mu naught I, है ना। द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड एट इट्स सेंटर इज न्यूमेरिकली N mu naught I। मगर मुझे आप बोलिए, जब आपको N भी दिया गया है, यहाँ पे B भी दिया गया है और A भी दिया गया है, तो I का जो है यूज जो है वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी डाटा हमें दिया गया है। तो I आपको इसलिए दिया गया सो दैट यू कैन गो फॉर लेंथी कैलकुलेशंस, और फिर आप कोई गलती करो। तो इसमें जो फ्लक्स जो इंड्यूस्ड होगा रिलेटेड होगा इसके साथ, दैट N इज नंबर ऑफ टर्न्स, इट इज 500 हियर। देन B भी दिया गया आपको, दैट इज क्लियर इन द क्वेश्चन, दैट इज 5 into 10 raised power -3 हियर। Then area of the cross section is also given here, it's 2 into 10 raised power -3, 2 into 10 raised power -3। तो फ्लक्स कितना होगा यहाँ पे देख लीजिए आप, ये हो गया आपका 10 raised power 6, 10 raised power -3, 10 raised power -3, ये हो गया 10 raised power -6, ये हो गया 10 raised power 2, ये बचा 10 raised power -4, छोड़ दीजिए उसको आप, इट इज 5 5 25 into 50, तो ये हो गया 50 into 10 raised power -4। आप इसमें से जो है और एक 10 उधर ले सकते हैं, इट इज 5 into 10 raised power -3 वेबर शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देख लीजिए आप, ऐसा ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल
बिल्कुल पहला ऑप्शन है 5 इंटू 10⁻³ तो इस क्वेश्चन में आपको करंट जो है वो आपको यूज करना नहीं पड़ा, क्योंकि हमें पता है कि फ्लक्स होता है एक्चुअली B डॉट ए, दैट्स BA cos थीटा। यहां थीटा क्यों नहीं लिया आपने, क्योंकि यहां पे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में लिया गया है। जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, थीटा इज 0 cos 0 इज 1, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया सिर्फ B इंटू A, एंड फिर नंबर ऑफ टर्न्स भी था तो वो मल्टीप्लाई देयर विद नंबर ऑफ टर्न्स। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, a coil of 100 टर्न्स, बिल्कुल ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी है कॉइल जिसमें 100 टर्न्स है। A coil of 100 turns and 5 स्क्वायर सेंटीमीटर है ना, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर में बच्चा जो है गलती करता है। ये एक्चुअली एरिया दिया गया है, दिस इज एरिया, इट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो जैसे उसने सेंटीमीटर स्क्वायर की बात की, स्क्वायर सेंटीमीटर की बात की, तो वो एरिया देना चाहता है, और सेंटीमीटर से इसको हम जो है हम इसको मीटर में लाएंगे तो ये बनेगा 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻², तो स्क्वायर करके आ गया 10⁻⁴। उसके बाद इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ B इज इक्वल टू 0.2 टेस्ला, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो प्रोवाइडेड, द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 60। देखिए उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ये फर्क है, इस वक्त इसमें एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल दिया गया है, एंड दैट थीटा इज प्रोवाइडेड इक्वल 60 डिग्री। मतलब जो एरिया वेक्टर आपका है और मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए ये कॉइल है आपका, दिस इज योर कॉइल, तो ये आपका मान लीजिए दिस इज योर एरिया वेक्टर, सो दिस इज योर एरिया वेक्टर हियर, ए कैप मैं लिख दूं, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें है वो इसके साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज 60 डिग्री। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अर्लियर एंड दिस क्वेश्चन? उस क्वेश्चन में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में था, तो मैंने थीटा जो है cos 0 1 करके NBA सीधे लिख दिया। इस क्वेश्चन में आपको थीटा लेना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से निकालना है तो आप फाई लिखेंगे, मगर इस केस में अब आप लिखेंगे NBA, then it is cos of theta। उस केस में सीधे मैंने लिखा था NBA क्योंकि थीटा 0 था, इसमें वो 60 है, तो फ्लक्स जो इसके साथ होगा N is 100, अब B भी दिया गया है, B is provided equal to 0.2, तो मैं आप 0.2 लिख दूं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल दिया गया है, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻⁴, एंड cos ऑफ 60 होता है बच्चों 1/2। तो मुझे बोलिए आप 2 से ये कट जाएगा, ये बनेगा 0.1 हियर। अब आप फर्दर कैलकुलेशन करिए, देख लीजिए अब आप देखिए, ये हो गया 10⁻⁻⁴, ये हो गया 10⁻⁻⁵। अब ये 10⁻⁻⁵, 10⁻² के साथ 10⁻³ बचता है, तो बचा 5 इंटू 10⁻³ वेबर is the flux associated here. So 5 into again same answer, 5 into 10⁻³ and this is the first option here. तो earlier question solenoid और इस क्वेश्चन में इतना ही फर्क था, उसमें थीटा 0 था क्योंकि एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में था, और इस क्वेश्चन में there is an angle of 60 degree between the two, and I have taken the total equation into consideration here, that's NBA then cos of theta. Question number next. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है ना, ये हेलिडे रेसनिक से मैंने लिया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एंट्रेंस में इस साल आने के इसके बहुत चांसेस है। सो दिस अ क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम हेलिडे रेसनिक। द व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? अ थिक वायर इज द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r। तो एक थिक वायर है जिसको हमने सेमी सर्कल में मोड़ दिया है, और इसका रेडियस जो है दैट इज स्मॉल r। सो रेडियस इज प्रोवाइडेड हियर, एंड दैट रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल इज स्मॉल r। फिर इसमें इज रोटेटेड इन विद अ फ्रीक्वेंसी f, तो इट इज रोटेटेड विद अ फ्रीक्वेंसी and the frequency is provided equal to f, so you have rotated it with some angular velocity, तो ये arrow जो है it shows us the angular velocity, therefore there should be a that rotational frequency. It is connected with a galvanometer G, तो यहाँ पे जो है you are having a galvanometer here, it's connected with a galvanometer G, then the resistance of the circuit being R, इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो R दिया गया है, कैपिटल R। तो स्मॉल r से आपने रेडियस दिखाया और कैपिटल R से आपने रेजिस्टेंस दिखाई इस क्वेश्चन में। द क्वेश्चन इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट विल बी, तो आपको इसमें पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालना है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल अगेन, तो मैंने आपको बोल दिया कि आई हैव टेकन इट फ्रॉम हेलिडे रेसनिक, एंड दिस क्वेश्चन इज हैविंग अ प्रोबेबिलिटी दैट इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, तो इसमें आप बिल्कुल जो है इसको तैयार करके जाइए। तो ऐसा नहीं है कि हेलिडे रेसनिक बहुत जो है उसे लिया है तो सर बहुत लंबा क्वेश्चन होगा, तो ऐसा क्वेश्चन जो है कैसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये कंसेप्चुअल है और एक बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए जो है मैंने इसमें ये रखा है। अब मुझे आप बोलिए, इसमें आपसे वो इंड्यूस्ड द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, आपको पीक वैल्यू ऑफ द करंट निकालना है। देखिए जब आप इस सेमी सर्कल को रोटेट करोगे तो देयर विल बी अ चेंज इन द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड व्हाट वी कॉल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी रोटेशन होता है ना, तो रोटेशनल ईएमएफ डेवलप होता है ना, क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है बी और ए के बीच में, क्योंकि रोटेट करने का मतलब ये थीटा चेंज होना बिटवीन बी एंड ए। जब ऐसा होगा तो इसमें रोटेशनल ईएमएफ
डेवलप होता है और रोटेशनल ईएमएफ होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, या ई इज इक्वल ई नॉट साइन ऑफ थीटा, है ना, यू शुड नो दैट। आपने जनरेटर भी तो पढ़ा होगा, तो ईएमएफ रोटेशनल जो होता है दैट्स ई इज इक्वल ई नॉट पीक वैल्यू साइन ऑफ ओमेगा टी या साइन ऑफ थीटा। क्योंकि पीक वैल्यू ऑफ करंट की बात कर रहा है तो उसमें से ई नॉट ही हम लेंगे, क्योंकि वी विल टेक पीक वैल्यू ऑफ दैट ईएमएफ डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। सो द पीक वैल्यू ऑफ करंट विल बी डायरेक्टली इक्वल सर दैट ई नॉट, दैट्स द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब बच्चा सोचेगा सर रोटेशनल ईएमएफ तो होता है ई नॉट साइन ऑफ थीटा, तो साइन ऑफ थीटा क्यों? क्योंकि ये पीक वैल्यू ऑफ करंट की बात कर रहा है, तो मैं पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ लूंगा डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। व्हाट इज द रेजिस्टेंस हियर? उसका ख्याल रखिए वो कैपिटल आर सिंबल से दिखाया क्योंकि रेडियस से स्मॉल है। अब पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितना होता है? वो होता है बराबर एन बी ए ओमेगा। बिल्कुल आपने अपने 12th बोर्ड में डिराइव किया होगा। पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन एसी जो होता है ना, वो होता है बराबर एन बी ए ओमेगा, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ A is area and omega is the angular velocity। चलिए इसमें से हम जो है नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया, मैं 1 लूंगा। B तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B है, ऑप्शंस में भी B है तो मैं कैपिटल B लूंगा। उसके बाद एरिया जो है, चूंकि सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर स्मॉल r डिवाइडेड बाय 2, पाई आर स्क्वायर बाय 2। ये सेमी सर्कल इसलिए मैंने पाई आर स्क्वायर बाय 2 लिखा। फिर ओमेगा जो है, चूंकि इसने फ्रीक्वेंसी f की बात की है तो ओमेगा खुद होता है बराबर 2 पाई इंटू न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी तो यहां सिंबल इज f डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। हियर द रेजिस्टेंस इज shown by capital R। तो बिल्कुल मैंने कुछ नहीं किया, नंबर ऑफ टर्म्स 1, B is B, एरिया हो गया सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाय 2, ओमेगा हो गया बराबर 2 पाई न्यू, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, हियर फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड विद स्मॉल f, तो मैंने स्मॉल f ही लिया डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ r, r इज द रेजिस्टेंस। तो मुझे आप बोलिए इसको अरेंज करेंगे हम आप, तो 2 जो है यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो B आ जाएगा, फिर आ जाएगा पाई, जो पाई है उसका स्क्वायर है, तो उसके बाद आर का भी अपना स्क्वायर है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी और उसके बाद रेजिस्टेंस। सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई इज इक्वल बी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एफ बाय आर। तो देख लीजिए आप, बी पाई स्क्वायर नहीं, बी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एफ बाय आर, सेकंड ऑप्शन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए कैसा क्वेश्चन है ना, बिल्कुल एसी के जड़ में जो है जाके ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप रोटेशनल ए में पता है, उसका पीक वैल्यू आपको पता है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करने पे आप इसको आराम से उड़ा सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज वर्टिकल कॉपर डिस्क ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर। चलिए हम डाटा इसमें पहले लिख देते हैं सारा सोल्यूशन में। तो आपका डायमीटर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। जब डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो हमेशा हम रेडियस पे आ जाते हैं, तो रेडियस जो है वो होगा 10 into 10 raised power minus 2 meter. So this should be the radius. तो हमारे पास एक वर्टिकल कॉपर डिस्क है, तो दिस इज अवर वर्टिकल कॉपर डिस्क, तो इसका रेडियस जो है दैट इज प्रोवाइडेड। सो इट्स अ वर्टिकल कॉपर डिस्क जिसका डायमीटर एक्चुअली दिया गया था, तो हमने उसमें से सिर्फ रेडियस ले लिया हमने। इज रोटेटेड अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज दिस एक्सिस है ना, इस एक्सिस पे इसको रोटेट किया गया। सो दिस इज एन एक्सिस हियर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और वो वर्टिकल रिंग है तो इसको आपने ऐसे रोटेट किया, या मान लीजिए आपने इसको ऐसे रोटेट किया है ना। जैसे आप इसको रोटेट करेंगे एट 10 रोटेशंस पर सेकंड, तो आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो ओमेगा जो है इसको 2 पाई रेडियंस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट इज 2 पाई इंटू 10 रेडियन पर सेकंड है ना, क्योंकि इसने रोटेशन पर सेकंड दिया है तो हम रेडियन पर सेकंड में इसको लाएंगे। ऑन इंपोजिंग ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ 10⁻² वेबर मीटर स्क्वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है दैट इज 10⁻² वेबर बाय meter square normally to the level of the disk, the EMF in volts generated between the center and the point on the circumference will be। तो अगर आपने इस पे मैग्नेटिक फील्ड जो है आपने इस इंपोज कर दिया मैग्नेटिक फील्ड, तो डेफिनेटली जब ये रोटेट करेगा तो इसमें EMF डेवलप होगा, और वो EMF हम आपको बिल्कुल क्लास 12th में पढ़ाते हो, वो EMF होता है बराबर 1/2 BR² ओमेगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ EMF डेवलप्ड है ना, फॉर अ डिस्क व्हेन इट इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द EMF डेवलप्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू हाफ ऑफ BR² ओमेगा। अब B हो गया वो मैग्नेटिक फील्ड जो आपने दिया, R हो गया रेडियस, एंड ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी। अब ये सारी चीजें प्रोवाइडेड है, मगर मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा, देख लीजिए आप। देखिए अगर मैं ऐसे ये रेडियस वेक्टर ऐसे लूं, सो मुझे आप एक चीज बोलिए, देखिए अब इसका रोटेशन ऐसा है, जब रोटेशन ऐसा है तो मतलब स्पीड जो है वो इस तरफ है, स्पीड जब इस तरफ है, अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और स्पीड यहां की तरफ है, तो राइट हैंड रूल यूज कर रहा हूं मैं, दिस फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इनवर्ड्स, और जो वेलोसिटी है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो मुझे बोलिए नीचे वाला जो एंड है वो पॉजिटिव बनेगा और ऊपर वाला एंड नेगेटिव बनेगा, मतलब यहां पे एक बैटरी डेवलप होगी, यहां पे एक बैटरी डेवलप होगी जिसका पॉजिटिव टर्मिनल नीचे होगा, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल नीचे होगा और उसका
नेगेटिव टर्मिनल ऊपर होगा, है ना। सो दिस विल बी द अरेंजमेंट। सो दिस विल बी अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड इज अ नेगेटिव टर्मिनल, और उसका ईएमएफ होगा न्यूमेरिकली हाफ ऑफ बी आर स्क्वायर ओमेगा। ये आपने बिल्कुल 12th में पढ़ा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट, तो जहां जहां की तरफ पाम होता है वो हायर पोटेंशियल होता है, तो पॉजिटिव नीचे आएगा और नेगेटिव, मतलब यहां सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जो है आपको एक ईएमएफ वाली बैटरी डेवलप होगी, उसका मैग्नीट्यूड होगा हाफ ऑफ बी आर स्क्वायर ओमेगा। चलिए इसमें वैल्यू ड्रॉप करते हैं और फिर हम देखते हैं आंसर क्या आता है। सो ईएमएफ सर शुड बी इक्वल टू 1/2, देन बी आपको दिया गया है, बी इज 10 raised power -2, इट्स प्रोवाइडेड 10 raised power -2, आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए आर मुझे पहले आप बोलिए ये हो गया 10 raised power -1 ओनली हियर, है ना। 10 raised power -1 का स्क्वायर हो गया 10 raised power -2, तो ये भी हो गया 10 raised power -2। ओमेगा आपको दिया गया है एंड ओमेगा इज प्रोवाइडेड 2 pi into 10, so it is 2 pi multiplied by 10। चलिए आप कैलकुलेशन करते हैं, देखिए 2 चला जाएगा तो यहां सिर्फ पाई बचा, पाई होता है बच्चों 3.14, पाई होता है 3.14, सिर्फ 10 के पावर से 10 raised power -2 10 raised power -2 हो गया, 10 raised power -4 और 10 के साथ वो कट जाएगा तो 10 raised power -3 बच जाता है। सो 10 raised power -3 वोल्ट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 3.14 into 10 raised power -3 वोल्ट, 3.14 into 10 raised power -3 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिए जब भी आप एक डिस्क को रोटेट करते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें डेफिनेटली ईएमएफ डेवलप होता है। फिर आप राइट हैंड रूल यूज करके देखिए कि पोलैरिटी बिटवीन सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस कैसे आप डिसाइड करते हैं, तो वो हम क्लियरली आपको पढ़ाते हैं। दैट फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट, लोअर साइड पॉजिटिव होगा और अपर साइड नेगेटिव होगा, उसका ईएमएफ मैग्नीट्यूड होगा हाफ ऑफ बी आर स्क्वायर ओमेगा। तो बाकी सारी चीज इसमें दी गई है, तो यू कैन सिंपली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ डेवलप्ड। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर योर एंट्रेंस। ठीक है, अ स्क्वायर फ्रेम एबीसीडी ऑफ साइड ए, तो ये एक स्क्वायर फ्रेम है जिसमें एबीसीडी ऑफ साइड ए, तो मैं यहां पे जो है कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं कि साइड जो है दिस साइड इज प्रोवाइडेड एंड दिस साइड इज हियर ए हियर, सो दिस साइड इज हियर ए, तो साइड ए स्क्वायर फ्रेम है तो मतलब सारे साइड्स बराबर हो गए। चलिए उसके बाद की कहानी ये है that a square frame ABCD of side A and a long current carrying conductor PQ, it's a long current carrying conductor, मतलब it's of infinite dimensions are arranged as shown in the figure. If the frame moves towards right with a velocity v, अगर वो frame towards right with a velocity v move करता है, the resultant induced EMF in the loop will be, तो इसमें EMF जो डेवलप होगा इस लूप में वो कितना होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स इन्वॉल्वड है, अगर वो आपको आते हैं तो ये क्वेश्चन किया जा सकता है। एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो हैविंग अ गुड जो है वेटेज फॉर योर एंट्रेंस, तो पूछा जा सकता है आपके एंट्रेंस में। देख लीजिए अब आप देखिए, अगर ये स्क्वायर फ्रेम आगे जा रहा है, पहले आप मुझे बोलिए इसको, आप इसका करंट कैरिंग कंडक्टर को देखिए इसके लिए राइट हैंड रूल जो है आपका करंट थंब से दिखाया जाता है, करंट ऊपर है तो कर्ल ऑफ फिंगर्स रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो चूंकि करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस प्लेन में ऐसे, है ना, दैट विल बी क्रॉस, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्स। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो मैंने पहले ही एस्टैब्लिश कर दिया। तो उसके बाद की कहानी ये है, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्स। उसके बाद आप मुझे बोलिए नाउ, अगर ये स्क्वायर फ्रेम जो है टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी, जैसे ही टुवर्ड्स राइट विद सम वेलोसिटी मूव करेगा तो ये कंडक्टर डीसी और ये कंडक्टर एबी जो है वो पैरेलल टू द वेलोसिटी मूव करेंगे, ना, सीधी सी बात है, ये भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ये भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, एडी भी तो सर उसी डायरेक्शन में मूव करेगा और बीसी भी, उनकी कहानी जो है बाद में हम देखेंगे। पहले आप देखिए डीसी और एबी जो है दे विल बी पैरेलल टू द वेलोसिटी, जब ये स्क्वायर फ्रेम आगे मूव करेगा जिस वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसी डायरेक्शन में डीसी और एबी मूव करेगा, दे विल बी पैरेलल टू द वेलोसिटी। बट जब भी आपको जो ईएमएफ डेवलपमेंट का फॉर्मूला है, आपके पास ईएमएफ डेवलपमेंट का जो फॉर्मूला है, व्हेनेवर अ कंडक्टर मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो ईएमएफ का फॉर्मूला जो आपके पास है दैट इज बीएलवी, है ना, आपको पता है इट्स बीएलवी। बट जब हम आपको 12th में पढ़ाते हैं तो ये कंसेप्ट ऐड करके जाते हैं कि ऑल द थ्री वेरिएबल्स हियर दैट्स बीएल एंड वी शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन ओनली ईएमएफ विल गेट इंड्यूस्ड। तो इसमें जो इस फॉर्मूला में बीएल एंड वी है, दैट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ एंड वेलोसिटी, दे शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस केस में आप देखिए डीसी और एबी कंडक्टर जो है उनका जो लेंथ है दैट इज पैरेलल टू द वेलोसिटी, व्हेन दैट इज पैरेलल टू द वेलोसिटी दे आर मूविंग विद रिस्पेक्ट विद वेलोसिटी एंड दे आर पैरेलल टू इट, तो इन दो में फिर ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, क्योंकि द कांसेप्ट इज दैट बीएल एंड वी शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हियर लेंथ ऑफ डीसी एंड एबी इज पैरेलल टू दैट ऑफ वी, देयरफॉर नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब बचा आपका देखिए एडी एंड बीसी, अब देखिए वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बोथ, इसकी लेंथ को भी परपेंडिकुलर है, इसकी लेंथ को भी परपेंडिकुलर है, एंड बी तो पूरे प्लेन पे ही परपेंडिकुलर है, तो इन दो कंडक्टर्स में ईएमएफ डेवलप होगा। ये होता है कंसेप्ट का पार्ट, है, क्योंकि उसने पूरे स्क्वायर फ्रेम में आपसे पूछ लिया था कि इसमें ईएमएफ कितना डेवलप होगा, तो आपको पहले पता होना चाहिए किन कंडक्टर्स में, क्योंकि स्क्वायर फ्रेम इज मेड ऑफ 4 कंडक्टर्स, 2 कंडक्टर चले गए, अब 2 बचे, उन 2 में आप कहानी देख लीजिए। आप देखिए इसमें यह है फिर से वही
देखिए राइट हैंड रूल, अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बोला दैट फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो इनवर्ट्स है एंड मोशन इज टुवर्ड्स राइट। जैसे मोशन टुवर्ड्स राइट, जहां की तरफ पाम वहां पॉजिटिव पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, और यहां की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब यहां एक पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होगा तो अपर साइड विल बी हियर पॉजिटिव, तो मैं यहां पे बना दूं दिस विल बी पॉजिटिव टर्मिनल, दिस विल बी नेगेटिव। इन द सेम फैशन यहां पे भी पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, तो दो सेल्स डेवलप हुई, इसका भी ईएमएफ होगा, इसका भी ईएमएफ होगा। अब ईएमएफ होता है सर बीएलवी, अब बी भी पता है, इसका लेंथ भी पता है और वी भी पता है, तो वी कैन कैलकुलेट ईएमएफ फॉर दिस कंडक्टर एंड ईएमएफ फॉर दिस कंडक्टर। अब मुझे बोलिए इस कंडक्टर से ये जो दूर है, इसकी जो दूरी है दैट्स x, और इस कंडक्टर की जो दूरी है दैट्स x प्लस a। क्योंकि ये इस कंडक्टर के नजदीक है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा b1, और इस कंडक्टर से दूर है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा b2, एंड डेफिनेटली b1 इज ग्रेटर देन b2। b1 जो है वो b2 से ज्यादा है। अब a साइड तो दोनों के बराबर है, वेलोसिटी भी दोनों के बराबर है, तो जो BLV की इक्वेशन है उसमें इनका साइड जो है वो कॉमन होकर बाहर आ जाएगा, इनकी वेलोसिटी जो है वो कॉमन होकर बाहर आ जाएगी, तो डिफरेंस जो होगा वो b1 एंड b2 में होगा। सर डिफरेंस क्यों करेंगे आप, ऐड करिए, क्योंकि देखिए ये सेल भी ऊपर करंट भेजना चाहती है और ये सेल भी अपोजिट डायरेक्शन में करंट भेजना चाहती है। व्हेनेवर डायरेक्शंस आर अपोजिट, मतलब पॉजिटिव एंड पॉजिटिव माइनस, ऐसा मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ाया। अगर ये पॉजिटिव होता और ये नेगेटिव होता, एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव और इसका फिर नेगेटिव टर्मिनल इन्वॉल्व होता, तो हम ऐड करते, तो हियर वी विल गो फॉर नेट ईएमएफ एंड नेट ईएमएफ विल बी द डिफरेंस ऑफ द टू। तो नेट ईएमएफ जो होगा आपका बच्चों, यहां पे जो आपका नेट ईएमएफ होगा, देख लीजिए मैंने पूरा कंसेप्ट आपको पढ़ा दिया। नेट ईएमएफ में दोनों का जो ए जो साइड बराबर है और आपका वेलोसिटी बराबर है बीएलवी के हिसाब से, ए साइड दैट्स लेंथ दैट्स ए, और वी जो है वो कॉमन है, अंदर जो बचा दैट शुड बी b1 माइनस b2, है ना, क्योंकि इसका ईएमएफ देखिए पहले कंडक्टर का भी होगा BLV, दूसरे का भी होगा BLV, मगर ए और वी साइड और वेलोसिटी तो बराबर है, वो हमने बाहर निकाल दिया, कॉमन है। और मैग्नेटिक फील्ड तो डिफरेंट होगा सर, क्यों, क्योंकि इसकी डिस्टेंस x है वो नजदीक है तो ज्यादा होगा, और उसकी डिस्टेंस दूर है तो वो कम होगा, तो डिफरेंस। अब आप मुझे बोलिए ईएमएफ, अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सो A इंटू वी। अब मुझे आप बोलिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट हियर, फर्स्ट कंडक्टर के पास इसका मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफिनाइट डायमेंशंस अगर करंट कैरी करता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, तो पहले कंडक्टर तक वो सिर्फ x है, देन माइनस इसके लिए भी होगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, सो 2 पाई आर, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर एंड द डिस्टेंस इज हियर क्लियरली इट इज x प्लस a, इट इज क्लियरली विजिबल फ्रॉम द डायग्राम। तो ये आ गया। अब मुझे आप इसमें से कॉमन चीजें बाहर निकाल के दीजिए, तो ईएमएफ कितना होगा सर, देखिए म्यू नॉट आई और 2 पाई सारा बाहर आ जाएगा, तो मैं लिखूं म्यू नॉट आई a इंटू वी डिवाइडेड बाय 2 पाई, देन अंदर जो बचेगा दैट विल बी 1 बाई एक्स, देन माइनस 1 बाई x प्लस e, ठीक है। तो यू आर लेफ्ट विथ दिस थिंग। अब फर्दर कैलकुलेशंस जो है इसमें हम करेंगे, तो सर ईएमएफ कितना डेवलप होगा, तो वो ईएमएफ जो डेवलप होगा वो होगा म्यू नॉट आई ए वी, म्यू नॉट आई ए वी डिवाइडेड बाय आपका 2 पाई तो नीचे है, 2 पाई भी है, और उसके बाद आप देख लीजिए, देखिए x प्लस ए ऊपर जाएगा माइनस x, तो मतलब ऊपर सिर्फ a बचेगा, ऊपर सिर्फ a बचेगा, और नीचे जो है x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस ए। अब आप मुझे बोलिए ये हो गया इक्वल टू म्यू नॉट, इट्स म्यू नॉट आई ए स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय 2 पाई, इट इज x इंटू x प्लस a शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देख लीजिए आप, इट्स म्यू नॉट आई ए स्क्वायर होना चाहिए, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर इंटू वी डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू ये देखिए म्यू नॉट आई ए स्क्वायर इंटू वी 2 पाई एक्स इंटू एक्स प्लस ए, ऑप्शन नंबर डी शुड बी द आंसर। तो ये बिल्कुल एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, दैट्स व्हाई मैंने आपको बोल दिया कि इसकी अच्छी प्रोबेबिलिटी आपके एंट्रेंस में पूछे जाने की। तो इस क्वेश्चन में क्या था, याद रखिए जो ईएमएफ whenever a conductor moves in a magnetic field, तो EMF will get developed in it, but the condition is that all the three variables, that's B, L and V should be mutually perpendicular to each other। अगर वो तीनों एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो EMF BLV होता है। अब अगर उनमें से कोई भी दो चीजें पैरेलल होती है तो EMF डेवलप नहीं होता, इसलिए मैंने DC और AB का लेंथ और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में था, पैरेलल टू ईच अदर, EMF डेवलप नहीं होगा। इन दो कंडक्टर्स में ऑल द थ्री थिंग्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इनमें डेफिनेटली EMF डेवलप होगा। पोलैरिटी आप कैसे डिसाइड करते हैं वो मैंने बोल दिया, और उसके बाद इन दो कंडक्टर्स में A एंड V कॉमन था, वो मैंने बाहर निकाल दिया एज पर द BLV इक्वेशन, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा था, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम था, तो मैंने किया B1 माइनस B2। इसमें भी मैंने आपको बोल दिया प्लस क्यों नहीं किया सर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर, ये भी पॉजिटिव, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करंट भेज रहे हैं, तो दे विल गो फॉर
फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर ये एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव लिंक होता तो ऐड होता, ऐसा मैंने कल के लेक्चर में जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी था उसमें भी बोल दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी चेंजेस एट अ रेट ऑफ 0.4 टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी चेंज एट अ रेट ऑफ 0.4 टेस्ला बाय सेकंड। तो मतलब जैसे ही आपको ये क्वेश्चन दिखे तो पहले आप उसको उड़ा दीजिए। टेस्ला बाय सेकंड होता है बराबर, मतलब उसने आपको डीबी बाई dt दिया है ना, तो ही हैज प्रोवाइडेड यू 0.4 टेस्ला पर सेकंड, इट्स dB बाई dt, क्योंकि dB बाई dt का यूनिट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का टेस्ला और टाइम का हो गया सेकंड। इन अ स्क्वायर कॉइल ऑफ 4 सेंटीमीटर, देखिए इन अ स्क्वायर कॉइल ऑफ 4 सेंटीमीटर, जैसे वो बोलता है इन अ स्क्वायर कॉइल ऑफ 4 सेंटीमीटर तो मतलब वो आपको साइड दे रहा है, तो साइड मतलब होता है लेंथ, और वो 4 सेंटीमीटर दे रहा है। अगर चूंकि आप साइड है, अगर आप यहां से एरिया इसमें आप बोल दे एरिया किसके बराबर होता है, तो एरिया होता बराबर साइड स्क्वायर है ना, साइड स्क्वायर, एरिया इज always length square for a square, so it is 4 into 10 raised power minus 2 का square, तो एरिया आएगा बराबर 16 into 10 raised power minus 4 मीटर स्क्वायर, है ना। कन्वर्जन आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। He has provided you in this numerical side, अर्लियर क्वेश्चन ऐसा ही मैंने दिखाया, उसमें 5 स्क्वायर सेंटीमीटर था, तो स्क्वायर सेंटीमीटर वो एरिया दे रहा था, या इसने सिर्फ 4 सेंटीमीटर दिया, मतलब साइड दिया है। पहले आप इसको मीटर में लाइए और फिर स्क्वायर करके एरिया बनाइए। केप्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एरिया वेक्टर जो है और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है दे आर इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जब मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दे आर बोथ इन द सेम डायरेक्शन, सो थीटा इन दिस क्वेश्चन इज 0। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज आल्सो प्रोवाइडेड एंड दैट इज 2 into 10 raised power minus 3 ohm, then the question is then the induced current in ampere will be। तो इस क्वेश्चन में आपको इंड्यूस्ड करंट निकालना है। तो पहले मैं आपको फिर से यहां पे डायग्राम दिखाऊं। ये मान लो आपके पास एक स्क्वायर कॉइल है, तो इट इज मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल, सो इट इज परपेंडिकुलर, मतलब जो एरिया वेक्टर होता है ना उसके पैरेलल हो गया, तो थीटा हो गया 0। ये आप ख्याल रखिए, थीटा 90 नहीं है यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड इज देयर बट दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, व्हेन इट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन सो इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, देयरफॉर थीटा यू हैव टू कैलकुलेट इक्वल 0। अब आपको इसमें इंड्यूस्ड करंट निकालनी है, तो मुझे आप बोलिए ईएमएफ बच्चों होता है बराबर d5 बाई dt, और इसमें अगर चेंज हो रहा है तो dB बाई dt, मतलब फाई होता है a इंटू बी, आपको पता है ना, तो मैं लिखूं यहां पे d बाई dt ऑफ इट इज b इंटू a, थीटा तो 0 वो छोड़ दीजिए आप। तो इसमें b चेंज हो रहा है तो एरिया इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी है, एरिया विल कम आउट, तो अंदर जो बचेगा दैट विल बी dB बाई dt। चलिए उसके बाद अब चूंकि करंट बोल रहा है तो E होता है बराबर E, पोटेंशियल इज करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो R नीचे जाएगा तो यू आर लेफ्ट विद I इज इक्वल टू A बाई R मल्टीप्लाइड बाई dB बाई dt। देख लीजिए अब तो सारा आपके पास है। अब मुझे आप बोलिए I का वैल्यू आप A तो आपने निकाल दिया है यहां से, दैट इज 16 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4, 16 into 10 raised power minus 4. Resistance is also provided to here. It's 2 into 10 raised power minus 3. 2 into 10 raised power minus 3. Then multiplied by dB by dt. dB by dt is 0.4 here. dB by dt is 0.4 Tesla here. तो मुझे पहले आप बोलिए, तो ये हो गया 2 8 सा. So it is here 2 8. Then it is 8 into 0.4 is, so मैं लिखूं I is equal, it will be 3.2. देन मल्टीप्लाइड बाय, है ना, 8 4 32, मतलब पॉइंट लेके अब ये 10 रेज पावर माइनस 4 है ऊपर और 10 रेज पावर 3 पॉजिटिव जाएगा, तो ये बचेगा 10 रेज पावर माइनस 1 हियर, 10 रेज पावर माइनस 1। मगर ऑप्शन जो है 10 रेज पावर माइनस 1 में नहीं है, तो I इज इक्वल, तो ये 10 रेज पावर माइनस 1 यहां पॉइंट लाएगा इसको, इट विल बी 0.32 एम्पियर शुड बी द करंट। सो 0.23 एम्पियर शुड बी द करंट एंड 0.23 एम्पियर इज द आंसर हियर। बिलीव मी दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्रिंकिंग ऑफ कॉइल जो है ना, जो आगे आपको मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये उसी पैटर्न का एक क्वेश्चन था। श्रिंकिंग ऑफ कॉइल आई एम आल्सो गोइंग टू डिस्कस हियर, तो उसी पैटर्न का ये भी एक न्यूमेरिकल था, और इसमें आप देख लीजिए जो ये टेस्ला बाय सेकंड है, तो dB बाई dt इसमें चेंज कर रहा था। तो आपको पता है जब भी एक कॉइल या सर्किट के साथ फ्लक्स चेंज होता है तो फैराडे के था उसमें ईएमएफ डेवलप होगा। अब कभी एरिया चेंज होगा, कभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, कभी उसका रेडियस चेंज होगा, तो यू हैव टू अकॉर्डिंगली जो है उसी बेसिक इक्वेशन को कभी एरिया में चेंज करना है, कभी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करना है, कभी एरिया के रेडियस में चेंज करना है। सो जैसे अभी वो डिस्क वाला क्वेश्चन था, उसमें आपका जो है आप जो है उसको रोटेट कर रहे थे, जब आप रोटेट कर रहे थे तो उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही, तो सो दैट इज हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड आउट ऑफ हियर। तो आप हर एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन देखेंगे जो हमने एक क्विक रिवीजन क्वेश्चन सीरीज डिजाइन किया है, और मैंने आपको बार बार जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बोल दिया कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं है कि किसी भी बुक से उठा के, इन पे हमने बिल्कुल एनालिसिस की है, आपका ट्रेंड, आपका एनसीईआरटी नजर में रखते हुए जो पिछले साल का पेपर है उसको देख के जो है हमने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज ड्रॉप टुवर्ड्स अ सर्कुलर कॉइल देन। हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास एक कॉइल है, हमारे पास एक कॉइल है और आपने एक मैग्नेट को ऊपर से छोड़ दिया है। जब आपने छोड़ दिया तो उसका साउथ पोल टुवर्ड्स द कॉइल आ रहा है। तो दिस इज द क्वेश्चन। देखिए, द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज ड्रॉप टुवर्ड्स अ सर्कुलर कॉइल। तो मैग्नेट आपने नीचे तो छोड़ा मगर उसका साउथ पोल कॉइल की तरफ गिर रहा है। देन ऑन ऑब्जर्विंग फ्रॉम द टॉप द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट विल बी क्लॉकवाइज एंड एक्सेलरेशन। तो आपको एक तो डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बोलना है और नंबर सेकंड आपको एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट, जिस एक्सेलरेशन से वो नीचे गिरेगा उसके बारे में कमेंट करना है। आप कैसे करेंगे? देखिए, आपको पता होना चाहिए जब ये रिंग है, इट्स अ रिंग हियर, और मैग्नेट जब ऊपर से फॉल कर रहा है तो उसका जो साउथ पोल कॉइल के नजदीक आ रहा है। तो यू शुड नो दैट व्हाट वी कॉल एज लेंज़ लॉ। लेंज कहता है दैट इफेक्ट ऑलवेज अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। जो जिसको क्रिएट करता है वो फिर उसी को अपोजिशन जो है क्रिएट कर देता है। मतलब अगर जो करंट यहां पे इंड्यूस होगी या जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो उसी मैग्नेट को अपोज करेगा जो उसको क्रिएट करके देता है। ये तो दुनिया में भी होता है और मैग्नेट्स में भी होता है। तो ये देख लीजिए आप, जैसे साउथ पोल नजदीक आएगा, जैसे इसके नजदीक साउथ पोल आएगा तो ये इसमें पहले फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ना स्टार्ट होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ डेवलप होगा, है ना। जब ईएमएफ डेवलप होगा, चूंकि क्लोज्ड सर्किट है तो करंट भी चलेगी। इट इज नॉट एन ओपन सर्किट एज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, तो इट्स अ क्लोज्ड सर्किट, डेफिनेटली देयर विल बी अ करंट। अब आप मुझे बोलिए, जब साउथ पोल आएगा तो इसमें मैग्नेटिक ईएमएफ डेवलप होगा, ईएमएफ के बाद इसमें करंट चलेगी और वो करंट वैसे चलेगी कि वो उसी साउथ पोल को अपोज करेगी जो उसको क्रिएट कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि करंट कैसे चलेगी। इसमें आप एक नेमोनिक पढ़ते हैं, आपको ईएमआई एंड एसी में पढ़ाते हैं कि एस जो होता है ना ये और एन होता है ये, है ना। दिस इज नेमोनिक जो हम आपके साथ क्लास में डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगी तो वो फेस होता है जिस फेस को आप देख रहे हो, और अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज करंट उसमें चलती है तो वो नॉर्थ पोल होता है। और अगर आप कॉइल के फेस को देख रहे हो और उसमें देखिए एस का डायरेक्शन ले लीजिए, साउथ, इट्स क्लॉकवाइज। तो अगर जिस फेस को आप देख रहे हो अगर उसमें क्लॉकवाइज करंट चल रही है तो वो साउथ पोल होता है। देख लीजिए, अब साउथ पोल नीचे आ रहा है तो इसको रिपल करना चाहेगा कॉइल। ये कैसे रिपल करेगा? अपर फेस को साउथ पोल बनाएगा। साउथ पोल बनाने के लिए इसमें जो करंट चलनी चाहिए उसका सेंस होना चाहिए क्लॉकवाइज। तो डेफिनेटली देयर शुड बी अ क्लॉकवाइज करंट। तो जब क्लॉकवाइज करंट चलेगी तो अपर फेस विल बिहेव एज अ साउथ पोल, साउथ पोल को रिपल करेगा एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज लेंज़ लॉ। तो इसमें तो पहले करंट भी नहीं थी और ईएमएफ भी नहीं था इस रिंग में। जैसे मैग्नेट नजदीक आना स्टार्ट हो गया तो फ्लक्स चेंज होगा, इसमें ईएमएफ डेवलप होगा और इसमें करंट चलेगी। अब वो करंट वैसे चलती है कि वो उसी इफेक्ट को अपोज करती है। इफेक्ट क्या है? साउथ पोल का नजदीक आना। तो अब ये उस इफेक्ट को अपोज करेगी, मतलब साउथ पोल को दूर भेजना चाहेगा। तो कैसे करेगा? तो ये अपने अपर वाले फेस में क्लॉकवाइज करंट डेवलप करेगा, क्योंकि नेमोनिक हमने आपको पढ़ा के रखा है कि जब क्लॉकवाइज करंट चलती है तो वो साउथ पोल होता है, जब एंटी क्लॉकवाइज करंट चलती है वो नॉर्थ पोल होता है। तो इसका अपर फेस डेफिनेटली साउथ पोल बनना चाहिए। साउथ पोल को रिपल करेगा। तो हो गया केस फर्स्ट दैट द करंट शुड बी हियर क्लॉकवाइज। उसके बाद ये उसकी एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट। अब मुझे बोलिए, अगर अर्लियर अगर आप इस मैग्नेट को यहां पे स्पेस में छोड़ देते, ये इसका साउथ था ये नॉर्थ था, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे आता है। इट विल डेफिनेटली कम विद एन एक्सेलरेशन, दैट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वेट से ही सीधे नीचे आएगा। मगर चूंकि साउथ पोल उसको रिपल कर रहा है तो अब एक फोर्स डाउनवर्ड्स है वेट और दूसरा फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ है। तो डेफिनेटली जब फोर्स ऊपर की तरफ है तो एक्सेलरेशन कम होगी। सो इट विल कम डाउनवर्ड्स बट विद अ लेस एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या आना चाहिए आंसर? ऑन ऑब्जर्विंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉप डायरेक्शन, मतलब जब आप ऊपर से देखेंगे द इंड्यूस्ड करंट विल बी क्लॉकवाइज, इंड्यूस्ड करंट विल बी क्लॉकवाइज, बिल्कुल ठीक है। एंड एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट डिक्रीजेस एज इट ड्रॉप्स, बिल्कुल एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट जो है वो ड्रॉप होने पे उसका वो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर वो बिल्कुल कॉइल से बाहर उसको आप छोड़ोगे ना तो ये बिल्कुल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वेट से नीचे आएगा। मगर इस वक्त आप साउथ पोल को रिपल कर रहा है तो ऊपर की तरफ भी एक फोर्स है और वो वेट में से माइनस होगा, तो एक्सेलरेशन विल गेट रिड्यूस्ड हियर। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंसेप्चुअल था ये। देन एज शोन द फिगर द की के इज क्लोज्ड। तो हमने की जो है यहां पे इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। द की के इज क्लोज्ड हियर, सी हियर। सो इन द फिगर द की के इज क्लोज्ड। जैसे आपने की के को क्लोज किया है तो क्या पूछ रहा है आपसे? द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल विल बी। तो आपको बोलना है जो ये इसमें कॉइल बी जो है उसमें जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? क्या मतलब वो क्लॉकवाइज होगा सर, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा? तो इसमें क्या ऑप्शन है? क्लॉकवाइज एंड इंस्टेंटेनियस, सेकंड इज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंड इंस्टेंटेनियस, क्लॉकवाइज कंटीन्यूअस, एंटी क्लॉकवाइज कंटीन्यूअस। पहले हम कंटीन्यूअस और जो इंस्टेंटेनियस है वो खत्म कर देते हैं। देखिए जैसे आप यहां पे की क्लोज करोगे तो सीधी सी बात है, क्योंकि एक सर्किट जो है ये मान लो आप प्राइमरी सर्किट है, दिस विल बी अ प्राइमरी सर्किट क्योंकि इसमें करंट चल रही है, और दिस विल बी अ सेकेंडरी सर्किट, है ना, दिस विल बी अ सेकेंडरी। सो म्यूचुअल इंडक्शन का कांसेप्ट इन्वॉल्व होगा। मुझे बोलिए जैसे आप की क्लोज करोगे तो इसमें करंट चलेगी और करंट जो है वो यहीं से चलेगी, है ना। दैट इज व्हाई डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लियरली इन द प्राइमरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट बिल्कुल जो है क्लियर है। तो जैसे ये करंट चलेगी
तो इस करंट को ये फॉर ए वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम इट विल इंक्रीज, है ना, क्योंकि ये बिल्कुल आपका जो करंट है, जब जैसे आप ये की क्लोज करोगे तो करंट विल इंक्रीज फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत कम समय के लिए करंट जो वो जल्दी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और फिर सैचुरेट हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो वो छोटा सा टाइम जिसमें ये इंक्रीज हो जाएगी करंट, उस करंट के लिए जो है मैग्नेटिक फील्ड वैरी करेगा। क्योंकि अब देख लीजिए, आप देखिए ये जो करंट है आपको पता होना चाहिए, इन केस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर्स, कर्ल गिव्स करंट एंड थंब गिव्स मैग्नेटिक फील्ड। तो देख लीजिए कर्ल जो है वो ऐसे, कर्ल इज लाइक दिस, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल जो है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्स। तो मैं यहां पे दिखाऊं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रॉस होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ दिस करंट इज इनवर्स। अब क्योंकि करंट फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए जा रहा है, इंक्रीज होगा, फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंक्रीज होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होगा तो इसमें भी म्यूचुअल इंडक्शन के हिसाब से फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ डेवलप होगा और फिर करंट चलेगी। उसका डायरेक्शन बाद में देखेंगे, मगर इतना क्लियर है कि करंट फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज होगी और फिर सैचुरेट हो जाएगी। मतलब अगर म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल लगेगा इधर, वो फॉर इंस्टेंटेनियस पीरियड ऑफ टाइम है। तो इसमें जितने भी कंटीन्यूअस ऑप्शन है वो पहले ही गलत है। सो दिस इज रॉन्ग हियर एंड दिस इज रॉन्ग हियर। तो सिर्फ इंस्टेंटेनियस के दो ऑप्शंस बच जाते हैं हमारे पास, है ना। अब क्यों? क्योंकि इंस्टेंटेनियसली करंट इंक्रीज हुई और फिर सैचुरेट हुई। अब सर उसका डायरेक्शन क्या होगा, जो कॉइल बी में जो करंट डेवलप होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? बहुत आसान है, लेंजेस लॉ यूज करेंगे। देखिए जो प्राइमरी कॉइल में करंट है वो उसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, वो इनवर्ट्स है। तो ये जो कॉइल है ना, इसको दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, ये इस मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करेगा। वही तो होता है लेंजेस लॉ, इफेक्ट अपोजेस द काज, मतलब ये इस काज को अपोज करेगा। काज है मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना इनवर्ट्स, तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड जब इसमें करंट चलेगी इस कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन के हिसाब से, तो वो करंट जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर आना चाहिए। कब आएगा? देखिए जब इस कॉइल में करंट कर्ल ऑफ फिंगर्स इज लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड जो है थंब बाहर की तरफ, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली बाहर की तरफ आना चाहिए। सो दिस शुड बी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस कॉइल। अब उसके लिए करंट जो है वो चलनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, इसमें करंट चलनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज और वो इंस्टेंटेनियस होगी। That should be the answer of this question. तो anti-clockwise and instantaneous should be the answer. बिल्कुल lenses law पे आपको बहुत अच्छी नजर होनी चाहिए ना. You should be able to use lenses law at situations like this. And believe me, these questions are important. जिनमें lenses law का जो है आपका पूरा, तो इसमें आपका magnetic effects of current अच्छा होना चाहिए, जिसमें आप direction of जो है मैग्नेटिक फील्ड फॉर सर्कुलर कंडक्टर्स, फॉर स्ट्रेट कंडक्टर्स का सारा पता होना चाहिए, राइट हैंड रूल से आप कैसे यूज करते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम द लेफ्ट सर्किट, तो दिस इज लेफ्ट सर्किट और ये रेजिस्टेंस है यहां पे, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है तो बोलता है द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द राइट सर्किट विल बी, तो दिस इज राइट सर्किट हियर। तो उसमें सर करंट अगर डेवलप होगी तो उसका डायरेक्शन हमसे पूछ रहा है। मुझे आप एक चीज बोलिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसमें करंट ऐसे चलेगी, ये प्राइमरी सर्किट है तो इसमें करंट ऐसे चलेगी, फिर ऐसे आएगी। आप मुझे बोलिए जब करंट ऐसे आएगी तो स्ट्रेट कंडक्टर में देख लीजिए, मैंने आपको बोला ना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में यू शुड बी गुड, थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्स। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है, ये हो गया प्राइमरी सर्किट का मैग्नेटिक फील्ड वहां इनवर्ट्स है। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे इनवर्ट्स है और करंट जो है चलने से मैग्नेटिक फील्ड यहां इनवर्ट्स है, तो अब मुझे आप बोलिए, यहां बोलता है कि प्राइमरी सर्किट का रेजिस्टेंस, लेफ्ट सर्किट का रेजिस्टेंस हमने इंक्रीज कर दिया। जब ये रेजिस्टेंस आप इंक्रीज करोगे तो करंट डेफिनेटली कम हो जाएगी। जब करंट कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। तो जब करंट कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड कम होने का मतलब होता है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देयर इज अ चेंज ऑफ फ्लक्स। व्हेन देयर इज चेंज ऑफ फ्लक्स सो ईएमएफ विल गेट इंड्यूस्ड एंड देयरफॉर करंट, तो इसमें करंट चलेगी। वो करंट कैसी चलेगी? हाँ मुझे बोलिए, ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है ना, तो वो जो करंट चलेगी लेंजेस लॉ के हिसाब से वो इसको इंक्रीज कराना चाहिए इस मैग्नेटिक फील्ड को। करंट जो है इसमें क्लॉकवाइज होनी चाहिए, तो करंट इसमें जब है क्लॉकवाइज होनी चाहिए, तब जाके जब क्लॉकवाइज करंट आपके पास होगी तब जाके ही आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्ट्स होगा, है ना, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ट्स था मगर ये डिक्रीज हो रहा था। तो करंट इस सर्किट में क्लॉकवाइज चलनी चाहिए, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा था, तो ये बोलेगा मैं क्यों डिक्रीज होने दूंगा, मैं करंट ये मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाऊंगा। तो क्लॉकवाइज करंट पे अपना मैग्नेटिक फील्ड अंदर भेजेगा, तो वो इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा। तो वही होता ना अपोजिशन, है ना, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होना चाहता है, ये बोलता है मैं इंक्रीज करा दूंगा। अर्लियर क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होना चाहता है, ये बोलता है मैं उसको डिक्रीज करूंगा। सो दैट इज व्हाट इज लेंजेस लॉ। सो इन द राइट सर्किट द डायरेक्शन ऑफ द करंट शुड बी क्लॉकवाइज, तो only option is clockwise। अगर आपको इसमें अच्छा लेंजेस लॉ है and you know the direction of current from magnetic effects of current, then only you will be solved to questions like this। But believe me, these questions can be asked in your entrance, so practice magnetic effects of current in a good way and direction जो आपका क्लियर होना चाहिए, राइट हैंड रूल कैसे यूज करते हो आप, और फिर जो है लेंजेस लॉ पे भी एक अच्छी आपकी ग्रिप होनी चाहिए, then only these questions can be solved। Then question number next,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। द ग्राफ बिटवीन द करंट एंड द टाइम फॉर एन इंडक्टेंस कॉइल इज शोन द बिलो। तो एक इंडक्टेंस कॉइल के लिए, सो दिस इज फॉर एन इंडक्टेंस कॉइल, so this is for an inductance coil, the graph between, और किस किस के बीच में, the graph between for inductance coil is shown below, the graph between the current and this, so this is current and this, हाँ ये है ग्राफ, देख लीजिए, इट इज करंट एंड टाइम के बीच में दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स शोज वोल्टेज टाइम वेरिएशन। तो आपके लिए एक इंडक्टेंस कॉइल के लिए करंट टाइम ग्राफ दिया गया है, तो आपको बोलना है अगर करंट टाइम ग्राफ ऐसा है इंडक्टेंस कॉइल के लिए, तो उसका वोल्टेज टाइम ग्राफ कैसा होगा। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। सो यू हैव टू डिस्कवर वोल्टेज टाइम ग्राफ आउट ऑफ व्हाट वी कॉल एज करंट टाइम ग्राफ। तो कैसे करेंगे इसको, देख लीजिए। अगर आप इस इंडक्टेंस कॉइल का स्टैंडर्ड इक्वेशन आप ईएमएफ देखेंगे, दैट्स माइनस एल डी आई बाई डी टी, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब मुझे आप बोलिए इस ग्राफ में जो डी आई बाई डी टी है, ये जो आधा ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, इट इज हैविंग अ पॉजिटिव स्लोप है ना, क्योंकि थीटा इज एक्यूट हियर, इट इज पॉजिटिव कांस्टेंट। तो मैं लिखूं यहां पे इट इज माइनस एंड फिर अंदर जो ये है, ये जो है जो आपका आई टी कर्व है, तो इट इज पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप है ना, पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप। तो एक तो स्लोप कांस्टेंट है और वो पॉजिटिव है, तो ईएमएफ कैसा आएगा, इस नेगेटिव की वजह से वो हो जाएगा नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप, नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप। देखिए बच्चों, वेरिएशन था डी आई बाई डी टी का, पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप था, मगर इस नेगेटिव की वजह से वो नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप हो गया इस पार्ट के लिए। अब इस पार्ट के लिए देख लीजिए, फिर से इस इक्वेशन को यूज करेंगे आप। देखिए ईएमएफ इज इक्वल माइनस बाहर रखेंगे। अब इसके लिए चूंकि ऑब्ट्यूस एंगल है, इट इज हियर नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप, इट इज नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप। जब ये नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप है, तो ये नेगेटिव उसको पॉजिटिव बना देगा, तो इट विल बी पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप, पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको तैयार करके जाइए। तो पहले हाथ में वोल्टेज में होना चाहिए नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप, और फिर दूसरे हाथ में वोल्टेज में होना चाहिए पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप। तो ये तो कांस्टेंट स्लोप है नहीं, ये तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है। देखिए नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप एंड पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप, दिस शुड बी द आंसर। ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो पॉजिटिव पहले नहीं है, पहले नेगेटिव है, तो पहले आपका नेगेटिव है, और ये जो है ये आपका बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सो आंसर इज दैट नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप देन अ पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप, एज इज क्लियर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ईएमएफ फॉर एन inductance coil. Then question number next. A conducting a circular loop is placed in a uniform magnetic field B. यही है वो shrinking वाला। तो magnetic field का आपको strength दिया गया है, it is 0.002 टेस्ला, वो हो गया 2 into 10 raised power, it is -4 टेस्ला दिया गया है। तो a conducting circular loop is placed in uniform magnetic field B, this with its plane perpendicular to the field. तो plane is perpendicular to the field. The plane is perpendicular to the field means magnetic field and area vector are in the same direction. Theta is 0. तो इस क्वेश्चन में भी थीटा जो है वो आपको 0 डिग्री दे रहा है। Perpendicular to the plane होता है मतलब in the direction of area vector, इसका आप ख्याल रखिए। फिर सम ऑफ द रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट श्रिंकिंग, यही तो मैं बोल रहा था आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रिंकिंग ऑफ द लूप। पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों एंट्रेंस में बार बार आपसे पूछता है। सम ऑफ द रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट श्रिंकिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ दिस, मतलब dr by dt ही हैज प्रोवाइडेड यू, है ना, रेडियस श्रिंकिंग हो रहा है, रेडियस ऑफ द लूप इज श्रिंकिंग हियर। तो वो जो श्रिंकिंग हो रहा है सर, उसके लिए आप मुझे बोल दीजिए dr by dt इज प्रोवाइडेड, दैट इज 100 मिलीमीटर पर सेकंड। तो मैं लिखूंगा यहाँ 10 raised power -3 मीटर पर सेकंड। मिलीमीटर को हमने जो है मीटर में लाया। induced EMF in the loop at the instant when the radius is 2 सेंटीमीटर। बोलता है जब रेडियस 2 सेंटीमीटर होगा, जब रेडियस 2 सेंटीमीटर का मतलब होता है 2 सेंटीमीटर का मतलब होता है 2 into 10 raised power -2 मीटर होगा, उस वक्त आप बोलिए EMF डेवलप्ड कितना होगा। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन व्हिच इज प्रोवाइडेड टू यू पीपल एंड बिलीव मी दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। श्रिंकिंग आप जो है आपके लूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो EMF का इक्वेशन तो है आपका बेसिक, दैट इज d by dt, है ना, आपका जो है फैराडे लॉ। तो इसमें d by dt ऑफ हो गया। अब फाई जो है दैट इज BA। इस केस में तो जो है आपका रेडियस चेंज हो रहा है, तो मुझे आप बोलिए मैं इसको फर्दर एक स्टेप में लिख दूं। पहले B तो बाहर आ जाएगा सर, इट इज d by dt ऑफ एरिया होता है बराबर पाई r स्क्वायर, है ना, सर्कुलर लूप का। अब मुझे बोलिए इसमें से बाहर चीजें लाइए आप। देखिए B तो पहले ही बाहर है सर, पाई भी तो पहले ही बाहर है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ r स्क्वायर होता है 2r, देन इट इज dr by dt, इंटरनल डिफरेंशिएशन। अब आप वैल्यू ड्रॉप करिए। देखिए B का वैल्यू डायरेक्टली दिया गया है 2 into 10 raised power -4, इट इज 2 into 10 raised power -4, देन मल्टीप्लाइड बाय पाई, आप फिलहाल ऐसे ही रखिए, मल्टीप्लाइड बाय here 2, then multiplied by r, वो दिया है आपको 2 into 10 raised power -2, it is 2 into 10 raised power -2, and dr by dt multiplied by dr by dt, that is also provided। तो ये हो गया 100 into 10 raised power -3 होता है बराबर only 10 raised power -1 in order to जो reduce your calculations। अब आप मुझे बोलिए, देखिए
इसमें आप देखिए यहां पाई है तो हियर इट इज 2 हियर एंड 2 हियर, सो 2 to the 4 to the 8, ये हो गया 8 पाई इंटू 10 रेस्ट पावर, देखिए 10 रेस्ट पावर -4, 10 रेस्ट पावर -2, 10 रेस्ट पावर -6 इंटू 10 रेस्ट पावर 10 रेस्ट पावर -8 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 10 रेस्ट पावर -8 है ना, 10 रेस्ट पावर 2 ये हो गया 10 रेस्ट पावर -4, 10 रेस्ट पावर -6, ये हो जाएगा 10 रेस्ट पावर -7 ओनली, इट इज 10 रेस्ट पावर -7 ओनली। देखिए जो 8 पाई है ना, इसमें आप कैलकुलेशंस के भी जो है लेंथ ही मत करिए, रिमेंबर दैट 8 इंटू पाई दैट्स 8 इंटू 3.14 होता है 25, तो मैं सीधे लिखूं यहां पे इट इज 25 इंटू 10 रेस्ट पावर -7। अब आप देखिए चूंकि यहां पे माइक्रोवोल्ट में आंसर बोलना है आपको, तो मुझे बोलिए आप अगर मैं 2.5 कर दूं तो ईएमएफ हो जाएगा 2.5 इंटू 10 रेस्ट पावर -6, तो ये हो गया माइक्रोवोल्ट, तो ईएमएफ शुड बी इक्वल 2.5 माइक्रोवोल्ट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2.5 माइक्रोवोल्ट शुड बी द आंसर एंड दिस इज ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आप डाटा जो है वो स्कैन कर दीजिए पहले, उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से इसको आप पुट करिए। 8 पाई का मैंने बोल दिया स्टैंडर्ड रिलेशन है ये, 8 पाई होता है 25 के बराबर, इसको 8 इंटू 3.14 मत करिए आप, उसे आपकी कैलकुलेशंस लेंथी होंगी, और एंट्रेंस मींस जो है स्पीड, एंड फॉर स्पीड यू हैव टू जो है आपकी कैलकुलेशंस आपको शॉर्ट करनी पड़ेंगी। देन a coil is wound on a rectangular frame if the number of the turns per unit length, तो मतलब small n जो है number of turns per unit length remains constant and the linear dimensions of the frame are doubled, how many times the self inductance increases? तो मुझे आप बोलिए it's a rectangular frame here, तो ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है, तो जब आप इस पे कॉइल जब वाउंड करेंगे आप, तो वो भी तो रेक्टेंगुलर कॉइल बनेगी, जैसा फ्रेम वैसी कॉइल है ना, सिंपल। अगर ये जो सिलेंडर होता तो सिलेंड्रिकल कॉइल बनती, क्योंकि रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर में आपके पास जो है वो कॉइल भी रेक्टेंगुलर बन जाएगी। अब बोलता है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सेम है, आप इस रेक्टेंगुलर फ्रेम के डायमेंशंस को हमने जो है डबल कर दिया, आपने रेक्टेंगुलर फ्रेम के डायमेंशंस को डबल कर दिया, मतलब लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट सब आपने डबल कर दिया, हाउ मेनी टाइम्स द सेल्फ इंडक्शन विल इंक्रीज? तो मुझे बोलो पहले सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन यू नो दैट इट्स म्यू नॉट n square A by L. This is the standard formula for coefficient of self induction for a coil, and mu naught you know n square is number of turns का square, A हो गया area of cross section and L हो गया length। ये L इसके साथ आप नहीं काटेंगे, this is length and this is coefficient of self induction, क्योंकि इसने small n यूज किया number of turns per unit length, तो इसको मैं L से ऊपर मल्टीप्लाई करूं length से और नीचे भी length से मल्टीप्लाई करूं, ये आ गया n square by L square। तो आपको पता होना चाहिए ये बनेगा mu naught small n square डिवाइड मल्टीप्लाइड by A into L। मैंने ऐसा क्यों किया सर? दैट्स n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है स्मॉल n, क्योंकि यहाँ n स्क्वायर था, यहाँ एक ही l था, इसलिए l से मल्टीप्लाई किया, अब ये n स्क्वायर आया, नीचे l स्क्वायर आया, तो वो हो गया स्मॉल n स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ रिमेंस कांस्टेंट, इसलिए मैंने स्मॉल n में लाया, फिर a into l, तो ये सारी चीजें तो इसमें कांस्टेंट है। अब आप मुझे बोलो, देखिए अब हर कोई लीनियर डायमेंशन आप जो है वो आप डबल कर रहे हैं, तो एरिया में भी तो 2 डायमेंशन है, पहले वो डबल हो जाएंगे, मतलब एरिया का 2 डायमेंशन हो गया, 2 into 2 हो गया 4, और लेंथ भी हो गया, सो इट्स 2 into 2 into 2 हियर, सो लेंथ एरिया में 2 डायमेंशंस इन्वॉल्वड है, तो 2 into 2 4, और लेंथ अपना डायमेंशन है 2, सो 8 टाइम्स वो जो है चेंज हो जाएगा, सो आंसर शुड बी 8 टाइम्स। देख लीजिए, तो बिल्कुल आसान फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मगर आपका कंसेप्ट चेक कर रहा है कि आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, देन हर कोई लीनियर डायमेंशन वो इंक्रीज कर रहा है, एरिया में तो 2 डायमेंशन है तो हो गया 4, क्योंकि डबल मतलब होता है 2 into 2, और लेंथ का अपना डायमेंशन 2 हो गया 4, दैट्स 8, सो 8 टाइम्स द न्यू सेल्फ इंडक्शन जो होगा इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, दैट शुड बी द वैल्यू। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन अ ट्रांसफार्मर, आप देखिए अब आप ट्रांसफार्मर पे आ गए, और ट्रांसफार्मर का जो है ना ट्रांसफार्मर इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, बिफोर गोइंग इनटू न्यूमेरिकल यू शुड नो द ट्रांसफार्मर इक्वेशन जो है उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है आपका, तो मैं यहां पे लिख के रखूं जो ट्रांसफार्मर का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, फिर हम देखेंगे इसमें क्या पूछता है, वो ये है दैट इज ES by EP, that's EMF developed in secondary to the primary, is numerically equal to NS by NP, that is number of turns in secondary to the primary is equal to neta times IP by IS। यहां बच्चे गलती करते हैं, मैक्सिमम बुक्स में भी देखेंगे आप, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां गलती करते हैं, उनको याद होता है ES by EP is equal to NS by NP is equal to IP by IS, but believe me it is not IP by IS, it is neta, where neta is efficiency of that transformer, तो neta efficiency है, अगर न्यूमेरिकल में efficiency 100% है तो neta is 1, इसीलिए आप लिखते हो यहाँ पे IP by IS, मगर अगर वो efficiency की बात न्यूमेरिकल में करता है, फॉर एग्जांपल efficiency is 20%, तो neta is 20% here, अगर efficiency वो 70% तो neta is 70%, that's 70 by 100, अगर efficiency 50% है तो neta is
इज 50/100। तो अगर एक आइडियल ट्रांसफार्मर की आप बात करोगे तब एफिशिएंसी 100% होगी और नीटा का वैल्यू 1। तो आप जो बाय कन्वेंशन इनोसेंस में कुछ क्वेश्चन ठीक करते हो कि अगर आपका क्वेश्चन एफिशिएंसी के बगैर ही पूछता है तो आप एफिशिएंसी 1 लेते हो, बट बिलीव मी जब भी एफिशिएंसी पूछा जाए ना तब ये क्वेश्चन बच्चा गलत करेगा। तो ट्रांसफार्मर इक्वेशन होता है ES/EP = NS/NP नीटा टाइम्स IP/S। तो एफिशिएंसी का ख्याल रखिए, अगर एफिशिएंसी की उसने बात नहीं की है तब हम आइडियल ट्रांसफार्मर मान के उसकी एफिशिएंसी 100% लेते हैं तो नीटा जो है 1 आ जाता है। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को हम स्कैन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है और क्या पूछता है वो आपसे। इन अ ट्रांसफार्मर द प्राइमरी हैज 200 टर्न्स, तो NP नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज 200, इट इज गिवन। Then and the current of 0.5 ampere, तो करंट भी प्राइमरी का दिया है and that is 0.5 ampere it's provided, then flows through it if 1 kilowatt power is put in it, तो प्राइमरी का पावर भी दिया है, so PP means प्राइमरी का पावर 1 kilowatt, 1 kilowatt होता है बच्चों 10 raised power 3 watt, so this is also provided 3 watt। then if power 1 kilowatt power is put in it, the number of turns in the secondary coil to produce, तो NS आपको कैलकुलेट करना है, you have to calculate NS to produce 200 volt in it, तो आपका ES दिया गया है that is 200, मतलब इतना वोल्टेज डेवलप करने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देख लीजिए आपका जो है NS जो है निकालना है, NP दिया है, IP और AS। तो मुझे आप बोलिए पावर ऑफ प्राइमरी क्यों दिया गया है, क्योंकि पावर ऑफ प्राइमरी से आप पोटेंशियल ऑफ प्राइमरी डेवलप कर सकते हैं। तो सोल्यूशन में जब आप जाएंगे सर पावर ऑफ प्राइमरी होना चाहिए बराबर वोल्टेज इनटू करंट, करंट इन द प्राइमरी मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज इन द प्राइमरी। अब पावर दिया है 10 raised power 3, IP दिया गया है 0.5 इनटू EP हम पहले निकाल सकते हैं। तो मुझे आप बोलिए 0.5 हो गया 1/2, ये आ जाएगा, इसके साथ 2 इनटू 10 raised power 3 वोल्ट विल बी EP। अब आपके पास देखिए EP भी है, ES भी है, NP भी है, तो NS, तो हमें वहां जाने की जरूरत ही नहीं एफिशिएंसी में। तो मुझे बोलिए आप यूजिंग दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज दिस वन, ES/EP मैं यहां पे लिख दूं ES/EP इज इक्वल NS/NP। अब आप मुझे बोलिए क्या दिया गया है, ES कितना है, ES आपको दिया गया है 200, तो इट इज प्रोवाइडेड डिवाइडेड बाय EP आपने निकाला दैट्स 2 इनटू 10 raised power 3 इज इक्वल NS आपको निकालना है न्यूमेरिकल में, NP आपको टर्न्स दिए गए हैं प्राइमरी के, कितने दिए गए हैं दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इट इज 200। अब आप मुझे बोलिए बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाइंग द थिंग्स हियर, पहले मुझे बोलिए इट्स 200 तो 100 आ गया, तब जब 100 आ गया तो उसको मल्टीप्लाई करिए आप, देखिए NS होगा बराबर 200 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय, क्योंकि NS उधर ही है 200 डिवाइडेड बाय 10 raised power 3। तो मुझे बोलिए आप ये हो गया इतना पोर्शन 10 raised power 3, ये ऊपर जाएगा उसके साथ माइनस होगा, तो NS विल बी इक्वल टू 20 टर्न्स शुड बी ऑफ सेकेंडरी, सो NS शुड बी 20, सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ट्रांसफार्मर इक्वेशन यू शुड नो। तो इसमें आपको सिर्फ इतना ही पार्ट एंगेज करना था, वहां एफिशिएंसी पे जाना ही नहीं पड़ा आपको। तो आपने देखा कौन कौन सा वेरिएबल दिया और फिर आपने कैसे इसको कैलकुलेट किया, दैट्स क्लियर हियर, बट ट्रांसफार्मर क्वेश्चंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए दूसरा क्वेश्चन भी ट्रांसफार्मर पे ही, क्योंकि मैंने इसमें आपको बोल दिया कि बच्चे जो है इसमें इक्वेशन यूज करके जाते हैं ES/EP = NS/NP = IP/AS, क्योंकि वो आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं और एफिशिएंसी उसमें 100% होती है, तो नीटा 1 है, बाय इनोसेंस आपका क्वेश्चन ठीक होता है। बट इस क्वेश्चन में मैंने एफिशिएंसी 50% कर दी है, तो अब आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल वहां गलत आप करके आ सकते हो अगर आपको ये पता नहीं है। इन अ ट्रांसफार्मर द प्राइमरी कॉइल हैज 100 टर्न्स, तो यहां पे मैं डाटा स्कैन कर दूं, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इज 100, इट इज गिवन। फिर and secondary coil is having 200 turns, तो NS is also provided, secondary is having 200 turns, तो यहां secondary के turns भी दिए गए। if the primary coil of this transformer is 50% efficient, तो आपका जो नीटा है that is 50%, है ना, देखो आइडियल नहीं है, 50% का मतलब होता है बराबर 50/100 that is 1/2, so नीटा is provided equal to 1/2 is connected to an AC of 220 volt, तो EP प्राइमरी का वोल्टेज दिया गया है 220 वोल्ट का, एंड 10 एम्पियर करंट, प्राइमरी में करंट भी दी गई है दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर करंट। तो उसके बाद ये पूछ रहा है हमसे द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग फॉर सेकेंडरी कॉइल इज, तो सेकेंडरी कॉइल के लिए क्या ट्रू है, मतलब सेकेंडरी में आपको वोल्टेज भी निकालना और करंट भी निकालना है। अब बच्चों यहां पे एफिशिएंसी इन्वॉल्व हुई, अब आप जो है इसमें बाकी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए पहले मैं यूज करूंगा, देखो NP भी दिया है, NS भी दिया है, EP दिया है ना, EP दिया है आपका, तो मुझे ES मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज में उड़ा सकता हूं। देखिए ES/EP आधा इक्वेशन NS/NP, फिलहाल हम ये पोर्शन यूज करेंगे EMF के लिए। तो सेकेंडरी में आपका EMF वोल्टेज निकालना, तो ES मुझे निकालना है, EP इज प्रोवाइडेड हियर, EP इज हियर गिवन इट्स 220, चलिए 220 इज इक्वल NS नंबर ऑफ टर्न्स हो गया
200, एनपी दिया गया है नंबर ऑफ टर्न्स 100। देखिए ये और ये जाएगा, ईएस हो गया बराबर 440 वोल्ट शुड बी द ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी। तो आधा पार्ट क्वेश्चन का हो गया 440 वोल्ट। देखिए ये दो तो बिल्कुल गलत है, 110 नहीं, अब दो तो आगे आपके पास 50% प्रोबेबिलिटी। अब करंट का मसला है। अब करंट के लिए आपको सेकंड हाफ ऑफ द इक्वेशन में जाना पड़ेगा। देखिए सेकंड हाफ ऑफ द इक्वेशन जो है उसके लिए मैं यहां पे नया स्लाइड जो है ऐड कर देता हूं। तो आपका इक्वेशन था ES बाई EP इक्वल टू NS बाई NP। डिलिबरेटली मैंने ट्रांसफार्मर के दो क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि एफिशिएंसी इन्वॉल्व किया। सो नीटा टाइम्स IP बाई IS। अब मुझे बोलिए, देखिए NS नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी दिया है 200, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 100, मैं ये यूज कर रहा हूं, इसको छोड़ दो आप, ठीक है। इज इक्वल नीटा आपने निकाला 1/2। प्राइमरी का करंट क्या है देख लीजिए, प्राइमरी में 10 एम्पियर का करंट है, सेकेंडरी में आ जाएगा। प्राइमरी में 10 एम्पियर का करंट है, प्राइमरी में 10 एम्पियर का करंट है और सेकेंडरी का हमसे वो पूछ रहा है। तो जरा मुझे आप बोल दीजिए, देख लीजिए ये हो गया बच्चों, यहां पे 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है ना। सो IS इज इक्वल, ये हो गया बच्चों 40, IS नहीं, वेट, देख लीजिए आप, IS ऊपर लेना है हमें, ये कितना बचा ऊपर, इट इज 100 हियर, है ना। IS ऊपर लिया, ये आ गया 100 और नीचे आ गया आपका 40 0 0 गया, इट्स 10/4, दैट इज 2.5 एम्पियर शुड बी द करंट इन द सेकेंडरी। सो 440 एंड 2.5, 440 एंड 2.5, देख लीजिए इट इज 440 एंड 2 पॉइंट, फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। तो ये था ट्रांसफार्मर का वो क्वेश्चन जो बिल्कुल बच्चे गलती करते हैं क्योंकि वो एंट्रेंस में पढ़ के जाते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी 1 मान के चलते हैं, मगर यहाँ 50% एफिशिएंसी थी। तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है ट्रांसफार्मर का वो आप याद करके जाइए, जो मैंने ये बोल दिया आपको, इट्स नीटा हियर, और नीटा एफिशिएंसी मतलब 1/2, उससे आपका पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। अगर आप मान लीजिए आप बच्चे ने 100% लिया होता, एफिशिएंसी इज 1, तो आंसर ही चेंज हो जाता। तो उस चीज का आप ख्याल रखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, the arrangement coil of a dynamo is in motion, the armature coil of a dynamo, ठीक है। मतलब एक डायनेमो में जो आर्मेचर कॉइल है दैट इज इन मोशन, तो फिर द जनरेटेड इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो उसमें डेवलप होगा, एंड द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब फ्लक्स आल्सो वेरीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज ट्रू, लाइंस ऑफ फोर्स विल बी मिनिमम बट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, मतलब लाइंस ऑफ फोर्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहे हैं। मुझे बोलिए डायनेमो में जब आर्मेचर कॉइल रोटेट करती है मेरे बच्चों, तो उसमें ईएमएफ डेवलप होता है। हमने जब स्टार्ट किया था तो ऐसा मैंने पढ़ाया था, E इज इक्वल E नॉट साइन ऑफ थीटा, है ना, क्योंकि रोटेशनल ईएमएफ जो ईएमएफ होता है रोटेशनल ईएमएफ, उसमें एंगल बिटवीन बी एंड ए चेंज होता है, और रोटेशनल ईएमएफ होता है न्यूमेरिकली E इज इक्वल E नॉट साइन थीटा। अब फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, और फ्लक्स का आपको सबको फॉर्मूला पता है, दैट फ्लक्स इज न्यूमेरिकली बराबर BA cos थीटा, ठीक है, क्योंकि रोटेशन में थीटा कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अब बोलता है जब ये रोटेट होगा तो मुझे बोलिए लाइंस ऑफ फोर्स का मिनिमम है, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी 0, तो या लाइंस ऑफ फोर्स विल बी मैक्सिमम बट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी 0, तो इन ऑप्शंस में हमें देखना है। देखिए हम स्टार्ट करेंगे थीटा इक्वल 0, मान लीजिए दोनों पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑन द सेम डायरेक्शन, थीटा इज 0, जब थीटा 0 हो गया साइन ऑफ 0 हो गया 0, मतलब ईएमएफ हो जाएगा थीटा 0 पे 0, है ना, ईएमएफ हो जाएगा बच्चों 0, और cos 0 होता है 1, तो फ्लक्स हो जाएगा मैक्सिमम, मतलब जब थीटा 0 होगा तो उस वक्त फ्लक्स आपका मैक्सिमम होगा और ईएमएफ 0 होगा। चलिए आप देख लीजिए, आप देखिए लाइंस ऑफ फोर्स विल बी मिनिमम बट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी 0। देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी 0 होगा 90 पे, 90 cos 90 हो गया बच्चों 0, तो sin 90 हो गया 1, तो वो मैक्सिमम है, तो बिल्कुल गलत है पहला। दूसरा लाइंस ऑफ फोर्स विल बी मैक्सिमम, चलिए लाइंस ऑफ फोर्स विल बी मैक्सिमम, अगर आप थीटा 0 लेंगे, थीटा 0 पे ही लाइंस ऑफ फोर्स मैक्सिमम बनेगा, तो थीटा 0 पे लाइंस ऑफ फोर्स मैक्सिमम होगा, मगर जब थीटा इसमें 0 करोगे साइन ऑफ 0 होता है 0, ईएमएफ होना चाहिए 0 बट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी 0, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इसमें बिल्कुल आप थीटा के वैल्यू ड्रॉप करिए दो इक्वेशंस में, तो जब ये मैक्सिमम बोल रहा है फ्लक्स 0, तो मतलब फ्लक्स मैक्सिमम कब आएगा, जब थीटा 0 आ जाएगा, तो मैक्सिमम आ गया, मगर वही थीटा तो यहां पे भी ड्रॉप करना है, तो एंगल तो वहां कांस्टेंट रहेगा दोनों में। थीटा आपने जब 0 यहां पुट किया साइन 0 0 ईएमएफ 0, तो सेकंड ऑप्शन में देखिए लाइंस ऑफ फोर्स विल बी मैक्सिमम बट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी 0। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका ये आपका एसी में जो पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आर्मेचर ऑफ ए डीसी मोटर इज 20। तो आर्मेचर की डीसी मोटर की रेजिस्टेंस दी गई है 20 ओम। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। व्हेन इट इज ड्रिवन बाय 220 वोल्ट्स डीसी, अ करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर पासेस थ्रू इट, द वैल्यू ऑफ बैक ईएमएफ। तो आपको बैक ईएमएफ का वैल्यू निकालना, आपको पता होना चाहिए करंट होता है बराबर V माइनस V बैक डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ये हो गया जो अप्लाई आप वोल्टेज कर रहे हो, और ये हो गया बैक जो उसको अपोजिशन क्रिएट करता है ना, बिकॉज ऑफ दैट म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन। तो ये बैक ईएमएफ डेवलप हो गया, और अप्लाइड वोल्टेज R, करंट आपको दिया गया है 1.5। वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने अप्लाई किया है 220 वोल्ट,
आपको बैक ईएमएफ का वैल्यू तो निकालना है, तो माइनस वीबी और रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया है, द रेजिस्टेंस इज हैविंग 20 ओम इज द रेजिस्टेंस हियर। अब इसको आप अरेंज करिए, कैसे आप अरेंज करेंगे, आपको ये आप इसको 2 मल्टीप्लाई करिए, जब 0 यहां मल्टीप्लाई हो गया 15 टू द 30, ये बनेगा 30 इज इक्वल टू 20 माइनस वीबी, वीबी इधर लाइए आप, वीबी इज इक्वल टू 20 माइनस 30, तो 220 माइनस 30 होता है बराबर 109 वोल्ट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो बैक ईएमएफ डेवलप्ड इज 190 वोल्ट। ये बिल्कुल एक बेसिक फॉर्मूला है जो आपको आपके जो इसमें है एसी में बिल्कुल पता होना चाहिए, बैक ईएमएफ का कैसे ये आप करंट डिसाइड करता है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो वही ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। द क्वेश्चन इज फिगर शोज एन इंडक्टर L एंड अ रेजिस्टर R। तो फिर हमें एक इंडक्टर L दिखा रहा है, तो मैं यहां पे कलर चेंज कर देता हूं। तो यू आर हैविंग एन इंडक्टर L हियर, दिस इज एन इंडक्टर हियर बच्चों, दिस इज एन इंडक्टर एंड दिस इज अ रेजिस्टर। So figure shows an inductor L and a resistance R. So this is a key here. So ये यहाँ पे key है. So this is bulb A here and this is bulb B here. So ये एक bulb है बच्चों, तो शायद ये visible नहीं था, that is why मैंने ये फिर से बना दिया। तो figure shows an inductor L and a resistance R connected in parallel to a battery with a switch. So they are connected in parallel with a battery through a switch. The resistance of R is same. तो जो ये resistance R है is same as that of the coil that makes L. मतलब जो ये coil है इसका भी coil में भी तो resistance होगा, मतलब इसका भी अपना resistance है और वो R के बराबर है। मतलब जो इस resistance का value है वो coil की भी resistance का भी value है। तो वो बोल रहा है the resistance of R is same as that of the coil that makes L. Two identical bulbs are put on each arm of the circuit. तो दो identical bulbs आपने दो arms पे put कर दिए। When S is closed, तो जब आप switch close करोगे तो हमें बोला गया है इस क्वेश्चन में that A will light up first। क्या A पहले जलेगा? B will light up first। B पहले जलेगा, A and B light up at the same time। क्या एक साथ जलेंगे? A and B are not equally bright after some time। So this is a question which is totally based on the concept and only those students can solve this जिनका ये concept clear हो। तो इस क्वेश्चन में आप कैसे जाएंगे? देखिए इस क्वेश्चन में ये है कि ये आपका LR सर्किट है, ये एक LR सर्किट में, और LR सर्किट की एक प्रॉपर्टी होती है उसमें करंट एक्सपोनेंशियली राइज होता है। इट इज नॉट दैट मतलब आपने ज्वाइन कर दिया और आप एक साथ जो उसमें करंट भेजोगे। तो रेजिस्टेंस की खासियत होती है कि इसमें जल्दी से करंट एस्टैब्लिश होगी एंड दैट विल बी आई। मगर इसमें जो है इस LR सर्किट की एक खूबी होती है, आपने इसका ग्राफ पढ़ा होगा, दैट देयर विल बी एन एक्सपोनेंशियल राइज ऑफ करंट। सो देयर विल बी एन एक्सपोनेंशियल मींस इट टेक्स अ टाइम, एक्सपोनेंशियल राइज ऑफ टाइम लगता है करंट को ग्रो होने में LR सर्किट में। तो जब ऐसा होगा तो यहां करंट तो जो है एक साथ ही जाएगी और जो है लाइट अप करेगा B को, मगर इस LR सर्किट में कुछ वक्त लगता है। ऐसा नहीं कि 4 दिन के बाद B बल्ब जलेगा, ऐसा नहीं है। ये कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद, क्योंकि LR सर्किट की ये प्रॉपर्टी होती है दैट देयर इज एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ करंट, सो इट विल टेक सम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स टू ग्रो द करंट फुली। बट इन केस ऑफ रेजिस्टेंस ऐसा कुछ नहीं है, करंट जो है जैसे आपने जोड़ दिया तो करंट फुली ग्रो होगा, बट इट विल टेक सम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हियर। तो फ्रॉम दिस हियर, तो यहां पे जब करंट एक साथ ही ग्रो होगी और इसमें टाइम लगेगा ग्रो होने में, इससे ज्यादा लगेगा, तो B will light up first than A. So option is B lights up first. तो ये जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल गलत है, A will light up first. A and B light up at the same time पे बिल्कुल गलत है, ये भी आंसर नहीं है। A and B are not equally bright after some time. अब मुझे आप एक चीज बोल दो, अब अगर ऐसा होता कि ये तो R है और ये L है, तो अगर वो ये बोलता आफ्टर सम ह्यूज टाइम, आफ्टर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है हम इंडक्टर को शॉर्ट कर देते हैं, है ना। आपको पता होना चाहिए बच्चों, यू शुड नो दिस, क्योंकि कंसेप्ट पार्ट तो आपको पता है दैट एक्सएल होता है बराबर ओमेगा इंटू एल, ओमेगा होता है बराबर 2 पाई न्यू, न्यू होता है 1 बाई टी एंड एल। तो आफ्टर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम, टाइम जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है ना, तो जब ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है आफ्टर गुड पीरियड ऑफ टाइम, तो ये जीरो हो जाएगा। तो एक्सएल जीरो होने का मतलब होता है, एक्सएल आपका जीरो होने का मतलब होता है ये शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट, मतलब ये रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड नहीं करता है, शॉर्ट सर्किट। तो हम इसको एक फाइन वायर से रिप्लेस कर देते हैं। जब ये फाइन वायर से रिप्लेस होगा, अब जब ये फाइन वायर से रिप्लेस होगा तो इसकी भी रेजिस्टेंस आर, इसकी भी रेजिस्टेंस आर, तब दोनों एक साथ लाइट अप होते हैं। इसका आप ख्याल रखिए क्वेश्चन में, है ना, ये कंसेप्ट आप क्लियर रखिए। इंडक्टेंस जो है आफ्टर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट, तो हम इसको एक वायर से रिप्लेस कर देते हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा। जब वायर से रिप्लेस कर देते हैं, रेजिस्टेंस तो है, अब दोनों की रेजिस्टेंस सेम है, तो ये दोनों एक साथ लाइट अप होते हैं। और अगर वो क्वेश्चन में बोलता है कि इंडक्टर शुद्ध इंडक्टर है, शुद्ध इंडक्टर का क्या मतलब है? इंडक्टर इज विदाउट रेजिस्टेंस, है ना। हम आपको पढ़ाते हैं ना एसी में दैट एसी कनेक्टेड टू अ प्योर रेजिस्टर, प्योर इंडक्टर एंड
प्योर कैपेसिटर। प्योर का क्या मतलब होता है? रेजिस्टेंस पार्ट नहीं है। और अगर ये शुद्ध इंडक्टर है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, और आपने इसको आफ्टर गुड पीरियड ऑफ टाइम शॉर्ट कर दिया, आप सीधे वायर से कनेक्ट कर दिया, तो अब इस पार्ट में रेजिस्टेंस है, इस पार्ट में रेजिस्टेंस है ही नहीं। जब इस पार्ट में रेजिस्टेंस है ही नहीं तो करंट जो है वो यहां ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दिस। तब उस केस में ए जो है वो ज्यादा ब्राइट होगा और बी जो है वो कम ब्राइट होगा। तो देख लीजिए ए एंड बी आर नॉट इक्वली ब्राइट आफ्टर सम टाइम। तो मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, जैसे वो आपको बोल सकता है इस क्वेश्चन में कि मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन, मगर इसमें शुद्ध इंडक्टर तो है ही नहीं। तो मैंने ये सारे कंसेप्ट यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिए कि ए एंड बी आर नॉट इक्वली ब्राइट आफ्टर सम टाइम। दैट्स ओनली पॉसिबल इफ इट्स अ शुद्ध इंडक्टर, दैट इट्स ओनली अ प्योर इंडक्टर। इफ इट हैज having a resistance associated with it, then only option number B is the answer, that is B will light up first। बिल्कुल इस चीज का आप ख्याल रखिए, that pure inductance और जो है impure inductance जिसमें resistance का contribution होता है, जैसे ये क्वेश्चन था, ये सारी चीजें आप अच्छी तरह से पढ़ के जाए, वरना आप ये गलती करके आ सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंड इंडक्टर L इक्वल दिस। देखिए इंडक्टर L दिया गया, उसका L आपको प्रोवाइडेड है, L इज गिवन इक्वल कितना दिया गया 100 मिली हेनरी। इसको पहले हेनरी में लाइए, 10 रेज़्ड पावर -3, तो 10 रेज़्ड पावर -3 आ गया, तो ये बचा ओनली बच्चे 10 रेज़्ड पावर -1 है ना, मिली हेनरी, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। तो रेजिस्टेंस जो है आपका वो 100 ओम दिया गया है। तो जैसे आपका LR सर्किट में L और R, तो पहली फुर्सत में आप टार निकालिए, दैट इज L/R। तो L/R में अब आप 10 रेज़्ड पावर -1 और ये हो जाएगा 10 रेज़्ड पावर -1 डिवाइडेड बाय 10 रेज़्ड पावर 2, ये बनेगा 10 रेज़्ड पावर -3 मिली सेकेंड्स। तो and initially connected in series as shown. So figure is missing here. The figure is missing here. हाँ बिल्कुल फिगर इज मिसिंग हियर, सो आई विल एड द फिगर हियर। मैं खुद बनाता हूं यहां पे फिगर, सो दैट आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि आपका एक इंडक्टर है एंड इट इज कनेक्टेड। अब देख लीजिए आप, एन इंडक्टर दिस एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड दिस। तो ये यहां पे एक रेजिस्टेंस है, तो L आपको दिया गया था 100 मिली हेनरी, और आपका R जो है वो दिया गया था आपका 100 ओम। इट्स प्रोवाइडेड। They are connected to a battery here. They are connected to a source here, and the source is having an EMF of 100 volt. EMF of this source is 100 volt. It's provided. Now, फिर देखिए आप इनिशियली कनेक्टेड एज शोन द फिगर। ये क्वेश्चन एक्चुअली JEE का है, जिसको आप AI-EEE भी कहते हो। ये पूछा गया और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, LR सर्किट बेस्ड। तो देखिए एन इंडक्टर L इक्वल 100 मिली हेनरी एंड रेजिस्टेंस R इक्वल 100 ओम एंड a battery E इक्वल दिस आर इनिशियली कनेक्टेड इन सीरीज। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम की वो बात कर रहा है। देखिए पहले आपने टा निकाल दिया, एंड टा इज दिस दैट टाइम कांस्टेंट फॉर LCR सर्किट, ये आपने निकाल के रखा। उसके बाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। जब आपने लॉन्ग टाइम के बाद बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया, जब आपने लॉन्ग टाइम के बाद, देखिए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, आफ्टर शॉर्ट सर्किटिंग द पॉइंट्स A and B द करंट इन द सर्किट विल बी। तो जैसे आपने लॉन्ग टाइम के बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, वो मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होता है, मैं यहां पे लिख दूं आफ्टर लॉन्ग टाइम। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर लॉन्ग टाइम। ये लॉन्ग टाइम क्यों लिख रहे हैं आप सर? आफ्टर लॉन्ग टाइम होता है मतलब T इक्वल इन्फिनिटी, और जब आफ्टर लॉन्ग टाइम की बात करते हो आप तो T इक्वल इन्फिनिटी। अभी अर्लियर क्वेश्चन में मैंने बोल दिया आपको, तो एक्सेल होता है 0, दैट इंडक्टर बिहेव्स एज अ वायर, दैट ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो जब इंडक्टर एज अ वायर बिहेव करेगा, जब इंडक्टर एज अ वायर बिहेव करेगा तो करंट जो है, सो एक्सेल विल बी 0, मैं लिख दूं, सो इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ये एक वायर से रिप्लेस हो जाएगा। तो मुझे बोलिए उस वक्त पीक करंट चलेगी, मैक्सिमम करंट चलेगी, एंड दैट विल बी ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। ईएमएफ कितना है? दैट इज 100 वोल्ट बाय रेजिस्टेंस इज 100, दैट इज 1 एम्पियर की पीक करंट चलेगी व्हेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जैसे वो क्वेश्चन में बोलता है, तो आप हमेशा एल को, इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करिए और मैक्सिमम करंट सर्किट में निकालिए, दैट्स पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। नाउ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम के वक्त ये हो गया कि करंट चलेगी सर्किट में 1 एम्पियर, द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। उसके बाद आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया। जैसे आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, आई विल शो यू दिस थिंग बाय अ डिफरेंट कलर। जैसे आपने इसको डिस्कनेक्ट किया, आफ्टर शॉर्ट सर्किट द पॉइंट्स A and B, द करंट आफ्टर शॉर्ट सर्किटिंग द पॉइंट्स A and B, द करंट इन द सर्किट आफ्टर 1 मिली सेकंड इज। तो अब आपने इसको डिस्कनेक्ट किया और इसको सीधे शॉर्ट कर दिया। तो जब आपने ऐसा शॉर्ट कर दिया, अब आपने बैटरी जब रिमूव किया और इसको शॉर्ट कर दिया, तो मैं यहां लिखूं आपने शॉर्ट कर दिया, मान लीजिए पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो मुझे बोलिए इंडक्टर ने जो एनर्जी स्टोर की होगी
वो अब रेजिस्टर जो है उड़ाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि इट हैज स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये उसको इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी लिबरेट करना स्टार्ट कर देगा। तो अब ये डिके वाला सर्किट बना, क्योंकि इसकी एनर्जी अब जो है वो ये कंज्यूम करेगा। तो करंट का इक्वेशन बनेगा I इक्वल टू, मैं कलर चेंज कर दूं इसमें, सी यार, सो डिके वाले सर्किट का करंट होता है I नॉट ई रेस पावर माइनस टी बाई टा। दिस यू शुड नो दैट इन केस ऑफ डिके नाउ, क्योंकि इसका अब एनर्जी डिके होना स्टार्ट करेगा, और डिकेइंग करंट जो होती है एलआर सर्किट में वो इसके बराबर होती है। तो I का वैल्यू हमसे पूछा गया है 1 मिली सेकंड के बाद, I नॉट आपने निकाल दिया, I नॉट दैट्स द पीक वैल्यू ऑफ करंट, दैट्स 1 मल्टीप्लाइड बाई ई रेस्ट पावर, टी है 1 मिली सेकंड, टी आपको 1 मिली सेकंड दिया है, और टा भी हमने खुद निकाला है 10⁻³ सेकंड्स, दैट इज 1 मिली सेकंड, ये भी तो 1 मिली सेकंड ही है यहां पे। तो टा भी हमने निकाल के रखा था 1 मिली सेकंड, 1 मिली सेकंड 1 मिली सेकंड जाएगा, तो आई बनेगा बराबर 1/e एम्पियर शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई शुड बी इक्वल टू 1/e एम्पियर, 1 देखिए AIEEE का क्वेश्चन, JEE का क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला, मैंने डायग्राम भी, डायग्राम इज मिसिंग हियर, डायग्राम आपको कंस्ट्रक्ट करके दी। तो इसमें आप 3 स्टेप्स में जाइए, पहले आपका टा निकाल दीजिए, दैट्स टाइम कांस्टेंट L/R। उसके बाद ये बोल रहा था लॉन्ग टाइम, इसको आप शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करिए, मैक्सिमम करंट चलेगी, मैक्सिमम करंट निकालिए। उसके बाद कंसेप्ट है कि अब जब आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया इसको, अब बैटरी निकाल दी, तो ये डिके जो होना स्टार्ट होगा, इसका एनर्जी ये यूज करना स्टार्ट करेगा, और डिकेइंग करंट का इक्वेशन होता है I नॉट ई रेज़ पावर माइनस टी बाई टा। बाकी सारी चीजें दी गई थी, हमसे पूछा गया था 1 मिली सेकंड के बाद करंट, तो हमने वो निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इन द सर्किट शोन द फॉलोइंग फिगर E इज 10 वोल्ट, मतलब ये जो है दिस इज प्रोवाइडेड हियर, E इज प्रोवाइडेड हियर 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। देन R1 इज 2 ओम, ये R1 जो है इट्स 2 ओम है ना, दिस इज R1 हियर, तो वैल्यू मैं लिख देता हूं बाद में, इट इज R2 हियर, क्योंकि इट्स नॉट विजिबल देयर, इट इज R3 हियर। तो ये दिया गया I1 करंट, सो दिस इज I1, ये जो है ये जो करंट है, फिर जो इस ब्रांच में जा रहा है ये दिया गया I2, और फिर इस ब्रांच में जा रहा है जो करंट वो दिया गया है I3। नाउ इट इज विजिबल है ना, ये इंडक्टर है यहाँ पे, तो और रेजिस्टेंसेस भी क्लियर है। तो हमसे क्या पूछा गया, इन द सर्किट शोन द फिगर E इज 10 वोल्ट, R1 इज गिवन दैट इज 10 2 ओम, R1 2 ओम, R3 3 ओम, R2 इज 3 ओम एंड R3 इज 6 ओम, तो L 5 हेनरी दिया गया है। द करंट I1 जस्ट आफ्टर प्रेसिंग द स्विच, जैसे उसने बोला ना जस्ट आफ्टर प्रेसिंग द स्विच, देखिए मैंने हर एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जस्ट आफ्टर प्रेसिंग द स्विच जो है, जो जस्ट आफ्टर प्रेसिंग द स्विच मींस t इक्वल 0, जैसे t इक्वल 0 आएगा तो आपको पता होना चाहिए ना XL होता है, अभी मैंने आपको बोला 2 पाई न्यू दैट इज t इनटू दैट ओमेगा L, ठीक है। जैसे जस्ट आफ्टर प्रेसिंग द स्विच उसने बोला t इक्वल 0, तो दिस डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी, मतलब एट t इक्वल 0 एन इंडक्टर बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट, क्योंकि इनफिनाइट रेजिस्टेंस का मतलब होता है ओपन सर्किट। देखिए शॉर्ट सर्किट वाले क्वेश्चंस भी मैंने दिखा दिए कि आफ्टर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम इंडक्टर बिहेव्स एज अ शॉर्ट सर्किट, एज अ लाइन, एज अ वायर, व्हाइल एज एट दैट इनिशियली स्टार्ट t इक्वल 0 पे क्या होता है मेरे बच्चों, ये बिल्कुल एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। जब ये ओपन सर्किट हो गया, सो ये ओपन सर्किट की तरह यहां बिहेव करेगा। सो आई विल चेंज द कलर हियर एंड आई विल शो यू, ये एक ओपन सर्किट की तरह यहां बिहेव करेगा। सो जब ये ओपन होगा तो यहां से तो करंट ही नहीं जाएगी, तो जब ये करंट ही नहीं जाएगी तो ये पोर्शन सर्किट का बाहर हो जाएगा। अब सर्किट का करंट देख लीजिए आप, चूंकि की यहां पे क्लोज की गई है, इट हैज बीन क्लोज्ड हियर, तो मुझे आप बोल दीजिए अब जो है ये है आपका बैटरी 10 वोल्ट का, और उसमें यहां से करंट जाएगी, I1 आपको निकालना है, वो I3 के बराबर होगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया और 2 रेजिस्टेंस है सीरीज में। तो अब मुझे आप बोल दिए, अब तो आसान हो गया क्वेश्चन, सर करंट किसके बराबर होगा, करंट होता है बराबर पोटेंशियल, पोटेंशियल इज 10 डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस। व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस हियर, R1 प्लस R2, R1 आपका दिया है 2 और R2 दिया है 3, तो दैट इज 5, सो 10/5 एम्पियर शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए 10/5 एम्पियर इज द आंसर। तो बिल्कुल मैंने आपको दोनों क्वेश्चंस दिखा दिए इंडक्टर बेस्ड, कि जब जब टाइम आफ्टर गुड टाइम इंडक्टर बिहेव्स एज अ शॉर्ट सर्किट, एंड आफ्टर just pressing the key inductor behaves as an open circuit. So believe me, these questions are important and you should follow them and practice them at your places. Then question number next, देखिए a current I equal this is passing through a resistor of resistance 10 ohm, the effective value of current is, ये हो गया अब आप RMS value based question, very very important question here, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। RMS और एवरेज वैल्यू पे तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मैंने दोनों क्वेश्चंस इसमें रख दिए। तो आजकल जो AC से वो क्वेश्चन पूछता है ना, वो ज्यादा RMS और एवरेज वैल्यू से ही क्वेश्चन पूछता है, एंड दैट इज व्हाई आई हैव सिलेक्टेड 1 2 और 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन आल्सो, सो दैट आपके हर एक कंसेप्ट का जो है ब्रशिंग हो जाए, और ये वो क्वेश्चंस है जिन पे बिल्कुल काम करके इस जो लेक्चर में हमने प्लेस कर दिया। तो क्वेश्चन जो है, अब मुझे आप बोलिए
तो मार्कर का जो है कलर व्हाइट ही मैं रखता हूं। तो एक करंट है आपके पास और वो आई जो है दैट इज 3 + 8। ये क्वेश्चन देख के बच्चे छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं इससे आरएमएस निकाले, और आरएमएस तो लिखा ही नहीं था सर, आपने कैसे बोल दिया? इसने लिखा ना इफेक्टिव वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू इज अनदर नेम ऑफ आरएमएस वैल्यू, ठीक है। इफेक्टिव वैल्यू जो है आरएमएस वैल्यू का दूसरा नाम है, ये आप 12th में पढ़ते हैं। तो बोलता है अगर ये करंट इस रजिस्टर में 10 ओम में फ्लो होती है तो इफेक्टिव वैल्यू जो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा। देखिए जब करंट दिया है और आपको आरएमएस वैल्यू निकालना है तो पहला काम होता है आप इसका स्क्वायर करिए। First thing, it's a strategy, it's a part of that how you obtain what we call as RMS value। पहले इसका स्क्वायर करिए, जब आप स्क्वायर करेंगे ये हो गया 9 + a² + b², ये हो गया 64 sin स्क्वायर 100t a² + b² + 2ab, तो 2 3 6 एंड 48 हो जाएगा ये sin ऑफ 100t। ये आ गया आपका स्क्वायर। उसके बाद इसका आप एवरेज निकालिए। एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं बार 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 एंड बार, सो कैलकुलेट एवरेज, और जैसे एवरेज आ गया उस पे आप फिर रूट चढ़ा दीजिए, दैट इज आरएमएस। तो पहले करंट का स्क्वायर करिए, उसके बाद एवरेज निकालिए और फिर रूट लीजिए तो आरएमएस आ जाएगा आपका। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास 12। तो ये आपका आई स्क्वायर बार जो है, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का बार कुछ नहीं होता, दैट इज वही वैल्यू आ जाता है, प्लस अब ये 64 तो कांस्टेंट है, बट साइन स्क्वायर जो है, साइन स्क्वायर थीटा, जो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का एवरेज होता है 1/2। रिमेंबर दिस थिंग, यू शुड नो दिस। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का फंक्शन का पूरे साइकिल में जो एवरेज होता है वो 1/2 होता है, जबकि साइन और कॉस का एवरेज वैल्यू 0 होता है। तो जब ये 0 हो गया, साइन और कॉस का एवरेज वैल्यू साइकिल पे 0 होता है और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू 1/2 होता है। इस चीज का आप ख्याल रखिए। तो ये हो गया 2 3 6 2 2 4 32 + 9 होता है बराबर 41। अब आरएमएस आईआरएमएस मतलब टेकिंग रूट ऑन हियर, सो इट विल बी रूट ऑफ 41 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए रूट ऑफ 41, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आरएमएस की स्ट्रेटजी कैसे है? पहले आप स्क्वायर करिए, फिर एवरेज निकालिए और फिर रूट लीजिए, आपको मिल जाएगा। सो दिस क्वेश्चन यू शुड practice at your places because I believe this is the most important question out of RMS value which can be asked. Then question number next is, देखिए ये तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये तो आपके जेडबल में पूछा जाता है, ठीक है, ये तो जेडबल लेवल है। द आरएमएस वैल्यू ऑफ इफ पोटेंशियल डिफरेंस वी शोन इन द फिगर इज, तो ये पोटेंशियल जो है वर्सेस टाइम है, तो आपको इसका आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो ये तो साइन फंक्शन नहीं है, कॉस फंक्शन नहीं है, ये एक जो है ये आपका स्क्वायर जो है स्क्वायर फंक्शन वाला बेस्ड है। तो इसको आप कैसे इसका आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? तो इसमें इंटीग्रेशन थोड़ी सी तो लगेगी, यू हैव टू कैलकुलेट इट्स आरएमएस वैल्यू, बट बिलीव मी दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सर इसका आरएमएस वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए फिर से स्ट्रैटेजी का वही पार्ट है कि आप पहले वी स्क्वायर बार निकालिए, ठीक है। वी स्क्वायर बार जो है, जस्ट वेट, देखो जो वी स्क्वायर बार मतलब एक तो स्क्वायर और एवरेज और फिर हम आरएमएस के लिए रूट जो है करते हैं स्ट्रेटेजी में स्क्वायर और बार। तो मुझे बोलिए आप यहां से यहां तक पहले आधे साइकिल को देख लीजिए आप, क्योंकि हमारा पूरा साइकिल यहां तक है, ठीक है, हमारा पूरा साइकिल यहां तक है, ये 0 to t/2 फिर t/2 to t। तो मुझे आप बोल दीजिए तो इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि एवरेज होता है इंटीग्रेशन ऑफ है ना ईडीटी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो मुझे बोलिए आप ये हो जाएगा वी स्क्वायर का, और 0 to t/2 तक तो उसका वैल्यू v0 है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैं लिखूंगा v0 स्क्वायर dt, और फिर ये कहां से कहां तक है? टाइम 0 to t/2 तक ही ये वैल्यू है, और फिर प्लस इंटीग्रेशन करिए आप, फिर जो है वैल्यू तो v का है ही नहीं यहां पे, सो इट इज 0 td कहां से कहां तक? t/2 to t, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt हो गया पूरा साइकिल, दैट इज 0 to t। यही तो होता है एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, और मैंने स्क्वायर भी करके रखा सो दैट फिर आरएमएस के वक्त हमें सिर्फ रूट लेना पड़ेगा। तो मैंने एवरेज वैल्यू निकाल दिया विद स्क्वायर करके। तो एवरेज वैल्यू आप जो है कैसे आपने निकाला? पहले आपने किया कि वी स्क्वायर है, तो यहां पे देखिए v0 तो है बट फॉर दिस इंटरवल ओनली, तो मैंने इंटीग्रेट किया, क्योंकि एवरेज वैल्यू होता है बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो ई का वैल्यू हो गया पोटेंशियल का वैल्यू, इट इज v0 स्क्वायर dt फ्रॉम ओनली 0 to t/2। फिर और एक आधा साइकिल है, उसमें वैल्यू तो 0 है और वो है t/2 to t, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 to t फॉर अ कंप्लीट साइकिल। जब ये वैल्यू आ जाएगा फिर इसका रूट लेंगे तो हमें आरएमएस देगा। तो ये तो पहले चला गया, ये जैसे चला गया, अब मुझे बोलिए v0 स्क्वायर, और फिर v0 स्क्वायर तो बाहर आएगा, तो v स्क्वायर बार जो है आपका v0 स्क्वायर तो सर बाहर आएगा, v0 स्क्वायर बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt होता है t, t का अपर वैल्यू होगा t/2 - 0, तो यू आर लेफ्ट विद ओनली t/2
2, तो नीचे हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, टी टी माइनस 0 होता है टी, तो पहली फुर्सत में आप टी टी बाहर कर दीजिए। तो मुझे आप अब बच्चों बोल दो यहां पे कि आई विल यूज अ डिफरेंट कलर एंड आई विल शो इट हियर दैट आपका वी स्क्वायर बार जो है वो आया बराबर वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। नाउ जैसे ये आया, नाउ टेकिंग आरएमएस वैल्यू, तो वी आरएमएस लेने के लिए इसका रूट हम लेंगे, इसका रूट हो गया सिर्फ वी नॉट और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ टी 2। सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरएमएस वैल्यू पे, एक तो करंट बेस्ड न्यूमेरिकल था और दूसरा पोटेंशियल बेस्ड न्यूमेरिकल। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इफ आई इज दिस द एवरेज वैल्यू। देखिए एवरेज वैल्यू भी मैंने नहीं छोड़ा, मैंने एवरेज वैल्यू पे भी, तो आई का वैल्यू दिया गया आपको और वो है 2 रूट टी। यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू बिटवीन टी इक्वल 2 सेकंड्स एंड टी इक्वल 4 सेकंड एंड दीज आर द ऑप्शन। सो एवरेज वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप, तो एवरेज जो होता है आई एवरेज वो होता है ना इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी फॉर करंट डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीटी, है ना। जैसे ईएमएफ होता है इंटीग्रेशन ऑफ ईडीटी डिवाइड बाय डीटी। जब हम आरएमएस वैल्यू तो पहले स्क्वायर करते हैं और फिर रूट लेते हैं, ये तो स्ट्रैटेजी है आपकी आरएमएस निकालने की। तो आप मुझे बोल दीजिए आप इंटीग्रेशन ऑफ आईडीटी फॉर टाइम, तो पहले मुझे बोलिए 2 रूट 2 बाहर आएगा, इट इज रूट टी dt, टाइम है 2 to 4 डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt होता है t, तो होता है 4 - 2। अब मुझे आप बोलिए, देखिए ये हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा नीचे 2, तो मैं लिखूं यहां पे पहले 2 डिवाइडेड बाय 2 हियर, इंटीग्रेशन आएगी रूट टी की आएगी इंटीग्रेशन बच्चों 3/2, पावर्स आर फ्रॉम 2 to 4 और डिवाइडेड बाय 2/3, है ना, इट इज 3/2, हाँ 3/2 क्योंकि 3 ऊपर नीचे। देखिए ये 2 चला जाएगा, ये तो बहुत आसान है, इंटीग्रेशन तो आपको आती है। तो मुझे आप बोलिए 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, फिर इसमें आप वैल्यूज ड्रॉप करिए, अपर लिमिट 4 रेज्ड पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट आप देख लीजिए दैट इज 2 रेज्ड पावर 3/2। अब मुझे आप बोलिए और एक स्टेप और खेल खत्म, एवरेज वैल्यू हो गया बच्चों 2/3। अब देखिए दैट आर का जो 4 का रूट होता है दैट्स 2 का क्यूब होता है 8 माइनस, अब 2 का रूट तो रूट 2 ही होता है, मगर अगर 2 का क्यूब हम करते हैं तो 8 होता है, 8 का रूट होता है 2√2, क्योंकि ऑप्शंस के हिसाब से मैं डिजाइन कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। सो आंसर इज 2/3 8 - 2√2, इट इज 2/3 8 माइनस दिस। तो ये हो गया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आरएमएस भी हो गया, आपका एवरेज भी हो गया, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, concept based. In the figure, given figure, the resonant point for xl minus this, so it is actually xl versus function, है ना, it is xl, it is subscript l here. They have used here a different thing. This is xl subscript, though xl is function of frequency. You know that xl जो होता है ना, वो होता है ना बराबर ओमेगा l। तो जब ओमेगा l हो गया तो ओमेगा हो गया 2 pi f frequency into l। तो xl is a function of l frequency. In the same way xc is also a function of this. तो बोलता है in the given figure the resonant point for xl versus frequency and xc versus frequency। तो मतलब ये xl है ऊपर, see in the graph. If it's not visible, तो I will make it like this. So this is nothing, this is xl, and this is nothing here, this is xc. So these are points P, B, R and S and ये फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लॉट किया है और आपने एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लॉट किया है। तो जब आपने ये दो प्लॉट्स बना दिए, फिर हमें बोलता है कि इन द गिवन फिगर द रेजोनेंट पॉइंट, आपको बोलना है रेजोनेंस किस पॉइंट पे होगी। तो पॉइंट किस पॉइंट पे, मतलब पॉइंट पी, पॉइंट बी, आर एंड एस, किस पॉइंट पे आपको रेजोनेंस दिख रही है। तो अगर आप देखेंगे ना, ये तो बहुत सिंपल है बच्चे। देखिए अगर आप देखेंगे, अगर आप पॉइंट पी लेते हैं तो पॉइंट पी पे जो है एक्सएल का वैल्यू 0 है ना, पॉइंट पी पे तो एक्सएल है ही नहीं, जबकि एक्सी का वैल्यू जब आप पॉइंट पी की तरफ जाएंगे तो इन्फिनिटी पे आ जाएगा। तो एक्सएल का अलग वैल्यू, एक्सी का अलग वैल्यू। अगर आप पॉइंट बी पे आएंगे तो पॉइंट बी पे एक्सएल का वैल्यू जो है 0 है और एक्सी का कुछ वैल्यू है। तो अगर आप पॉइंट एस पे आ जाएंगे, डिफरेंट वैल्यूज आर देयर, मगर एक पॉइंट ऐसा है जो जिसको हम आर इसमें दिखा रहे हैं यहाँ पे। आर पे देखिए, अगर ये वैल्यू एक्सएल है, ये एक्सएल का वैल्यू है और ये वैल्यू हमें दिख रहा है एक्सी, है ना, तो यहां डेफिनेटली एक्सएल इक्वल टू एक्सी। और रेजोनेंस में क्या होता है, अगर एक्सएल एक्सी के बराबर होता है, सो द कंडीशन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। उस कंडीशन को हम रेजोनेंस कहते हैं और रेजोनेंट सर्किट उस वक्त डेवलप हो जाता है। तो फॉर पॉइंट आर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, जब एक्सएल एक्सी के बराबर आएगा तो एक ही पॉइंट ऐसा इस ग्राफ में है जहां पे हमें रेजोनेंस दिख रही है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी पॉइंट आर, है ना। पॉइंट आर पे डेफिनेटली एक्सएल एक्सी के बराबर है, बाकी जितने भी पॉइंट है पी, बी, एस, इन सब पे एक्सएल और एक्सी का डिफरेंट वैल्यू है, बट फॉर रेजोनेंस द कंडीशन इज एक्सएल शुड बी इक्वल टू एक्सी। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हियर?
A resistance of 300 ohm and an inductance of 1 by pi Henry are connected to an AC source of 20 volt, AC source of 20 volt and 200 hertz frequency. The phase difference between the voltage and the current. मैं आपको इसमें एक की बोल दूं, अगर if you are good in one thing, what we call as phasors, है ना, अगर आपको phasors आते हैं ना AC में, if you are good in phasors, you can solve each and every type of numerical out of AC. तो phasor आपको पता होना चाहिए, that is the relation between voltage and current जो हम graph बनाते हैं. तो because there is always a what we call as phase difference between voltage and current. Only in one case there is no phase difference between voltage and current, that's pure resistance. बाकी हर जगह आप देखेंगे phase difference होता है. तो अगर आप phasors में अच्छे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो. मैं आपको इसमें दिखाऊं, आप ये क्वेश्चंस देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं. इसमें आप phasors भी सीख लोगे और क्वेश्चन कैसे मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम में सॉल्व किया जाता है वो स्किल्स भी मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा. तो रेजिस्टेंस ऑफ 300 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 1 by pi हेनरी. जैसे वो आपको आरएल सर्किट की, क्योंकि ये हो गया आर और ये हो गया एल, जैसे आरएल सर्किट की बात होती है ना, तो आपको पता है इन केस ऑफ आरएल सर्किट में आर में वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, बट इंडक्टर जो है वो लीड करता है, प्योर इंडक्टर लीड करता है करंट को 90 डिग्री से. तो अगर आप इसको बनाएंगे तो ये अगर मेरा आर है तो ये बच्चों जो इंडक्टर होता है ना, इंडक्टर दैट लीड्स दैट दिस है ना, उसका पोटेंशियल लीड करता है करंट को. तो करंट जो है हमारी यहां से ही होती है, सो दिस इज करंट आल्सो हियर. तो मैं यहां पे बना दूं तो जो आपका इंडक्टर होता है ना वो लीड करता है, चाहे आप यहां बनाए और फिर इसको वेक्टर को यहां शिफ्ट करिए, तो आपका जो एक्सएल होगा वो मैं पहले निकाल के दूं, क्योंकि रेजिस्टेंस इज प्रोवाइडेड, इंडक्टर की रेजिस्टेंस एक्सएल होती है और न्यूमेरिकली होती है वो ओमेगा एल. अब आप मुझे बोलिए, इट इज 2 पाई, न्यू इज फ्रीक्वेंसी दैट इज 200 और एल का वैल्यू उसने दिया है 1 by पाई. तो पहली फुर्सत में पाई पाई उड़ा दीजिए आप, ये हो गया 400 ओम. तो एक्सएल आपने निकाला 400 ओम, आर आपको वहीं से दिया है 300 ओम. तो ये दो चीजें आपको दी है. तो फिर से पढ़िए, रेजिस्टेंस ऑफ 300 ओम. आपने सर इस लाइन पे क्यों बनाया, क्योंकि वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज. इंडक्टर में वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री जो है लीड करता है. फिर हम इंप्योर सर्किट के भी बाकी कहानी देखेंगे. सो एन इंडक्टेंस ऑफ 1 by pi कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ 20 वोल्ट. अच्छी बात है, 20 वोल्ट सोर्स के साथ जोड़ दिया है 200 हर्ट्ज, तो हमने वहां से एक्सएल उड़ा दिया. द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट विल बी, जो फेज डिफरेंस होगा वो ये होगा ना, दिस विल बी द फेज डिफरेंस फाई. तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस फेज डिफरेंस. अब मैं इंडक्टेंस क्यों, अब मैं यहां पे इंपीडेंस क्यों निकालूं, व्हाई आई विल कैलकुलेट हियर, है ना, क्योंकि दिस अगर ये रेजिस्टेंस है, ये उसकी रेजिस्टेंस है, तो दिस विल गिव मी द इंपीडेंस, है ना, दैट इज व्हाट इज फेजर्स. ये मुझे इंपीडेंस देगा. तो इंपीडेंस में क्यों कैलकुलेट करूं बच्चों, क्योंकि जहां की तरफ इंपीडेंस होता है ना वहीं की तरफ पोटेंशियल भी होता है. तो हमें बोलना है वोल्टेज और करंट में व्हाट इज द फेज डिफरेंस, मतलब देयर इज अ फेज डिफरेंस, देयर इज डेफिनेटली एन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, दैट्स कॉल्ड एज फेज डिफरेंस. वी हैव टू कैलकुलेट दैट. तो मुझे बोलिए मैं इंपीडेंस क्यों निकालूं, मैं इसको उड़ा दूंगा यहां पे. मुझे बोलिए tan of phi is directly equal, that is phase difference between voltage and current is numerically, it's perpendicular by base, that's 400 by 300, 0 0 cancel होगा, theta is equal to tan inverse 4/3 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए दो स्टेप्स में हमने कर दिया, tan इनवर्स 4/3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट. तो जब भी आपको जो है ये क्वेश्चन एसी में पूछा जाए तो यू शुड हैव अ कांसेप्ट ऑफ फेजर. फेजर में इन केस ऑफ रेजिस्टर वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज. इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, इसलिए मैं ऊपर की तरफ बनाता हूं. एक्चुअली बनाना यहां था, प्योर केस में यहां बनाते हैं, वोल्टेज लीड करता है करंट को 90 डिग्री से, तो हमने यहां लाया, ये प्योर केस है. मगर ये तो इम्प्योर सर्किट है क्योंकि आरएल सर्किट है. इससे पहले भी मैंने बल्ब वाला क्वेश्चन दिखाया, तो ये इसमें भी लीड करेगा क्योंकि इंडक्टर की खसलत रहेगी, वोल्टेज जो है वोल्टेज इंडक्टेंस की तरफ ही होती है, वोल्टेज स्टिल लीड करेगा करंट को बट नॉट बाय 90 क्योंकि प्योर केस नहीं है, बाय एन एंगल फाई. वही पूछ रहा था वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस. तो आप देख लीजिए ये दो वैल्यू मुझे पता है तो मैं इसको आराम से, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एंट्रेंस एंड दिस इज व्हाट आर कॉल्ड एज ट्रिक्स, है ना. ये चीजें आप अगर आपको पता है तब आपको क्वेश्चन में बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगता. देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज पावर फैक्टर ऑफ आरएल सीरीज कॉम्बिनेशन इज 1/2. जैसे उसने पावर फैक्टर की बात की, देखिए पावर फैक्टर जैसे उसने बोला 1/2, तो आपको पहले ही आपके दिमाग में जाना चाहिए cos थीटा उसने 1/2 दिया है. कब होता है cos थीटा 1/2, cos ऑफ 60 डिग्री पे, तो मतलब वो आपको थीटा डायरेक्टली देना चाहता है 60 डिग्री, क्योंकि पावर फैक्टर 1/2 होता है cos 60 पे और पावर फैक्टर होता ही है cos थीटा. थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड I, सो ही हैज प्रोवाइडेड थीटा. देन फाइंड आउट द इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट इफ V इज दिस. तो V उसने आपको दे दिया है, R भी दे दिया है, हमें बोल रहा है इंडक्टेंस, मतलब आपको L कैलकुलेट करना है. यू हैव टू कैलकुलेट L ऑफ द सर्किट. फिर से फेजर पे जाइए. देखिए अगर ये प्योर सर्किट होता तो अगर ये मेरे बच्चों ये अगर करंट है, ये आपका अगर करंट है तो ये आपका रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 200 ओम.
देखिए ये इंडक्टर प्योर में वोल्टेज ही लीड करता है, तो यहां आ जाएगा, तो ये एक्सएल आ जाएगा बच्चों। एक्सएल क्या होता है, दैट इज ओमेगा इंटू एल। ओमेगा कितना है, ओमेगा देखो इट इज वी 100 साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा हो गया 100 पाई इधर, तो ये हो गया 100 पाई। आई एम शोइंग यू दोज थिंग्स जो बहुत रियर है आपके इसमें बुक्स में और बाकी जो आपको मटेरियल लाते हो। अगर आपको इस चीजें करनी आती है ना तो आप फिर एसी से कभी नहीं डरोगे। इट इज ओमेगा इंटू एल, एल जो है वो आपको निकालना है, वही तो वर्क है। अब मुझे बोलिए ये हो गया ना आपका इंपीडेंस, ये हो गया आपका मेरे बच्चों इंपीडेंस, और जैसे ये इंपीडेंस हो गया और जहां की तरफ इंपीडेंस होता है वहीं की तरफ वोल्टेज होता है। अब ये एंगल तो प्रोवाइडेड है, ये 60 डिग्री है ना, क्योंकि आपने ये निकाल दिया, थीटा इज आल्सो प्रोवाइडेड हियर क्योंकि पावर फैक्टर 1/2। अब मुझे बोलिए आपको एल चाहिए, तो मैं क्यों इंपीडेंस वोल्टेज, तो फिर से आप वही करो, tan ऑफ 60 डिग्री, देखिए कितना आसान हो गया, इज इक्वल दिस बाय दिस, व्हाट इज दैट 100 पाई इंटू एल डिवाइडेड बाय 200। ये जाएगा बच्चों, tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू इट इज पाई एल बाय 2 हियर, सो एल इज हियर 2√3 divided by pi Henry should be the answer of this question. 2√3 divided by pi Henry. So option number last. ये हो गया बच्चों. If you are having good skills, if you are having if you know those things by which the calculation जो है numerical में आप avoid कर सको, और तब जाके आप हर एक क्वेश्चन जो है 1 मिनट से कम में लगा सकते हो। अगर आपको फेजर में थोड़ा सा आपको ग्रिप आ जाए ना, तब एसी का कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, believe me. Then question number next. देखिए, in an LR circuit, L is this and R is this. A source of 200 volt and 50 cycles is connected to the circuit. Find the impedance and current. अब ये impedance फिर से वही LR circuit है मेरे बच्चों, तो ये अगर आप देखोगे this is R, तो यहीं से तो करंट भी जाती है, और R जो है R कितना, R नहीं दिया है, उसमें बोला गया है in an LR circuit R is 30 ohm, हाँ बिल्कुल दिया गया है, it is 30 ohm here, तो ये होना चाहिए आपका XL, और XL में क्या बोल रहा है 30 ohm, a source of 200 volt and this is connected to the circuit, find impedance and this। तो XL जो होता है वो होता है ओमेगा एल, है ना, XL इस आपको पता है। अब ओमेगा एल, ओमेगा होता है बराबर 2 पाई न्यू, न्यू आपको दिया है 50 और एल आपको दिया गया है यहाँ पे देख लीजिए 0.4 पाई। उसमें आपने इक्वेशन से निकाला ओमेगा, और इसमें आपको ऐसे करना पड़ा, पाई पाई जाएगा मेरे बच्चों, ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर 4 to the 8 5 40, so 40 ohm is XL। तो ये भी आ गए, ये भी आ गए। इंपीडेंस वो पूछ रहा है, बोलता है फाइंड द इंपीडेंस। इंपीडेंस होता है Z मेरे बच्चों, है ना, तो Z किसके बराबर होगा, तो Z होगा ना बराबर रूट ऑफ दिस, पाइथागोरस थ्योरम, रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर होता है 2500, होता है 50 ओम, शुड बी द Z। अब बोलता है करंट क्या होता है, करंट होता है पोटेंशियल बाय नेट रेजिस्टेंस। पोटेंशियल आपको देखो, पोटेंशियल जो आपका इसमें दिया गया 200 वोल्ट, तो 200 वोल्ट डिवाइड बाय नेट इंपीडेंस दैट इज 50, 0 जाएगा, तो ये हो गया बच्चों 5 4 जा, तो एम्पियर 4 एम्पियर, सो 50 ओम इंपीडेंस होगा और 4 एम्पियर का करंट, 50 ओम एंड 4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर लास्ट। देखिए फेजर से हर एक चीज का जो है सोल्यूशन है एसी में। इफ यू आर गुड इन दिस यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए एन एसी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस R एंड इंडक्टेंस L। तो आपने LR सर्किट फिर से, इफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस 200 वोल्ट एंड अक्रॉस द इंडक्टेंस इज 150, फाइंड द अप्लाइड। फिर से वही फेजर, देखिए ये आपका R हो गया, है ना, यहीं से करंट जाती है, ये आपका XL हो गया, और ये आपका जो है ये आपका इंपीडेंस या वोल्टेज हो गया, आपको पता होना चाहिए। तो बोलता है कि एसी सोर्स इज कनेक्टेड R में जो R एंड L, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 200 वोल्ट, इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप है ना, पोटेंशियल ड्रॉप, तो R इज नॉट हियर, ये R है बट इट इज पोटेंशियल ड्रॉप, और इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप दिया गया है वो दिया गया है 150 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप। तो क्या पूछा गया है, देन अप्लाइड वोल्टेज, तो अप्लाइड वोल्टेज कितनी है यहाँ पे, अप्लाइड वोल्टेज यू हैव टू कैलकुलेट। तो मुझे बोलो ये आपका इंपीडेंस है, और जहां से इंपीडेंस वहां से वोल्टेज। अब वोल्टेज के लिए क्या करना है, वोल्टेज के लिए फिर से पाइथागोरस थ्योरम, है ना, परपेंडिकुलर, देख रहे हो आप, है ना, आप हर एक क्वेश्चन उड़ा रहे हो बच्चों एसी में, बट बाय ओनली वन कंसेप्ट एंड व्हाट वी कॉल एज दैट फेजर डायग्राम। तो V निकालिए, V होता है बराबर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये तो थोड़ा हैवी होगा, पहले कॉमन चीजें बाहर निकालो, 5 विल बी द कॉमन हियर, दिस विल बी रूट ऑफ, इसका स्क्वायर हो गया 30 स्क्वायर, इसके लिए हो गया प्लस 40 स्क्वायर, ये हो गया फिर से 2500, उसका रूट होता है 50, तो V हो गया बराबर 5 into 50 एंड इट विल बी 250 वोल्ट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए एक एक दो स्टेप में आप आंसर निकाल रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या चाहिए आपको एंट्रेंस, दैट इज व्हाट वी मीन बाय एंट्रेंस, है ना, हाउ यू कैन फिनिश अ क्वेश्चन इन अ वेरी मिनिमम पॉसिबल टाइम, देन ओनली यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो फेजर्स पे अच्छा सा ग्रुप बनाइए, और ये जो मैं आपको हमेशा ये दिखा रहा हूं डायग्राम, इस पे आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
देखिए इन सीरीज LCR circuit, if the value of L is increased by 25% and value of C is decreased by 20%, then the resonant frequency changed by. तो resonant frequency का जो आपको फॉर्मूला है, that frequency you know that resonant frequency is numerically 1 by 2 pi root of LC. So this is condition first. अब बोलता है condition second में कि L का वैल्यू मैंने 25% जो है if increased by 25, तो L का वैल्यू देखो, अब L डैश जो है आपने 25% वो इंक्रीज कर दिया, तो मतलब इनिशियली अगर L था प्लस 25% क्या होता है 25 by 100 होता है 1/4, मतलब L by 4 से आपने इसको इंक्रीज किया। जब आपने L by 4 से इंक्रीज किया तो ये बनेगा 5L/4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। उसके बाद बोलता है एंड द वैल्यू ऑफ सी इज डिक्रीज्ड बाय 20%, तो न्यू इज सी डैश, तो दैट इज सी माइनस डिक्रीज्ड, तो कितना 20%, 20 होता है 20 होता है 1/5, तो होता है C/5, C/5 होता है 5 1 इट इज 4/5 C। अब आप इसमें ड्रॉप करिए तो नई फ्रीक्वेंसी होगी बराबर 1/2 पाई रूट ऑफ L। L अब आपका है 5L/4 और आपका C है बराबर 4C/5। देखिए 5 जाएगा 4 जाएगा, वापस आ गया LC, तो न्यू डैश आपका न्यू के बराबर है, सो दैट इट विल नॉट चेंज। सो इंक्रीज बाय 10% गलत है, डिक्रीज बाय 10% अनचेंज्ड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आप बिल्कुल ख्याल रखिए कि कैसे करना है। 25% इंक्रीज क्या होता है और 20% डिक्रीज हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट is the bandwidth of a series resonant circuit is 500 hertz. So bandwidth is provided, that is 500 hertz is the bandwidth. और उसके बाद बोलता है and the resonant frequency is, तो मतलब ओमेगा नॉट resonant frequency is 500 hertz. It's given the quality factor of the circuit is। देखिए पहले आप bandwidth का कंसेप्ट सुनिए, आप आराम से सुनिए। bandwidth का बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है। आपने अपना रेजोनेंस करो देखा होगा, उसका शेप कुछ ऐसा होता है ना। दिस इज द शेप ऑफ द रेजोनेंस करो, तो ये होता है दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड एज I नॉट, और दिस इज वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब मुझे आप बोलिए कि एक ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है, जैसे ये दो फ्रीक्वेंसीज, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है जिस वक्त करंट जो वैल्यू होता है I नॉट बाई रूट 2। जब करंट का वैल्यू I नॉट बाई रूट 2 मतलब पीक वैल्यू डिवाइड बाई रूट 2 होता है, उस वक्त जो ये दो फ्रीक्वेंसीज आती है इसके अंदर है ना, ये जो दो फ्रीक्वेंसीज दैट्स ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, इसी को बच्चों हम बैंड विड्थ कहते हैं। वी कॉल दिस एज बैंड विड्थ। सो व्हेन द वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉप्स टू I नॉट बाई रूट 2, then those frequencies involved here is called as, that set of frequencies is called as, इनका difference omega 2 minus omega 1 will give the bandwidth। और ये होता है बच्चों आपका peak value of current and it is at omega naught। अब मुझे बोलो जो quality factor होता है, मतलब जितना ये कम हो उतना ज्यादा resonance होता है, तो मुझे आप बोलो quality factor जो है वो inversely proportional to bandwidth होता है। तो मतलब bandwidth नीचे आएगा और ऊपर आएगा that what we call as that peak frequency, है ना। the bandwidth of series this and resonant frequency आपका omega naught। omega naught is provided to you people, it is here omega naught कितना दिया है, and the resonant frequency is 5000 hertz है ना, 5000, it's 5000 here divided by bandwidth is 500, 0 जाएगा, it's 5 10s are 50 here, the quality factor is definitely 10 should be the answer of this question। So option number 3। देखिए ये हो गया bandwidth का concept, तो it is the difference of those frequencies at which the value of current reduces to the peak divided by root 2, and फिर आप वहां से quality factor निकाल सकते हो। उसके बाद मेरे बच्चों, उसके बाद the number last question is question number 35। in an electrical circuit RLC, अब ये LCR सर्किट भी आ गया अब, ठीक है। an AC voltage and an AC voltage source are all connected in series and L is removed from the circuit। देखिए LCR सर्किट है, बोलता है आपका LCR सर्किट आपको पता होना चाहिए ना, तो R ये हो गया, देखो फेजर फिर से ये हो गया R, और मेरे बच्चों यहीं से करंट जाती है, ये हो गया आपका R। बोलता है in a series in an electrical circuit RLC and an voltage source and are all connected in series, L is removed। जब आपने L रिमूव किया, the phase difference between voltage and current is in the circuit is pi/3। जब आप L रिमूव करोगे तो ये बनेगा ना RC सर्किट, और RC सर्किट में जो है वोल्टेज जो है लैग करती है 90 डिग्री से, तो वोल्टेज एक्चुअली यहाँ आती है क्योंकि इंडक्टर के केस में वो लीड करती है 90 से, इसलिए मैं अभी तक यहाँ ग्राफ बना रहा था। कैपेसिटर के पोर्शन में करंट ही लीड करती है, तो करंट जब लीड करेगी पोटेंशियल यहाँ आएगा, तो मेरे बच्चों ये आएगा आपका XC। और बोलता है कि जब हमने इंडक्टर इसमें से रिमूव कर दिया तो ये RC सर्किट बना, और फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट है ना, दिस इज करंट एंड दिस इज वोल्टेज, तो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज प्रोवाइडेड pi/3। तो ये आपको पहली कंडीशन दे रहा है। तो जब ऐसा होगा कि आपने इंडक्टर रिड्यूस निकाल दिया तो ये RC सर्किट बना, और RC में फेज डिफरेंस pi/3 वोल्टेज और करंट में, दिस इज करंट एंड दिस इज वोल्टेज। तो मुझे बोलिए आप इस डायग्राम में tan ऑफ pi/3 होता है 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट्स XC/R। tan ऑफ 60 होता है √3 इज इक्वल XC/R।
तो XC किसके बराबर आ गया, इट इज √3 टाइम्स R। तो आपने पहले XC निकाला, उसके बाद फिर क्या बोलता है, नाउ डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इफ इज π/3 इफ द इंस्टेड ऑफ L, अब L के बदले C इज रिमूव्ड। अब अगर C निकाला होता तो फेज डिफरेंस अगेन π/3। अब अगर आपने C निकाला होता तो आपको पता है इंडक्टर का जो है XL यहां की तरफ आता, तो फेज डिफरेंस अगेन, तो जब आपने ये निकाला तो ये हुआ, और फिर फेज डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि करंट ये है, वोल्टेज लीड करता है बाय सम एंगल, और वो दिया गया है π/3। हमें पूछा गया है द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, तो हमें पावर फैक्टर निकालना है। पहले मुझे बोलो इस सर्किट के लिए भी वही ट्रू है, दैट इज tan π/3 होता है 60 डिग्री इज इक्वल टू XL/R। tan 60 होता है √3, तो XL भी आ गया बराबर √3R। तो मुझे बोलिए XL भी वही, XC भी वही, तो मतलब आपका XL जो है वो XC के बराबर। ये कब होता है, ये रेजोनेंस के वक्त होता है, और जब रेजोनेंस होती है ना, जब रेजोनेंस होती है तो XL इक्वल टू XC, मतलब ये इसके साथ कट जाएगा। जब ये इसके साथ कटा जाएगा तो सर्किट विल बिहेव एज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, दैट्स व्हाट इज रेजोनेंस। और जब सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है उस वक्त देयर इज नो फेज डिफरेंस, है ना, वोल्टेज भी उसी डायरेक्शन में, करंट भी, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो थीटा इज 0, जब थीटा 0 हो गया तो कॉस थीटा होता है पावर फैक्टर, तो थीटा हो गया 0 डिग्री, कॉस ऑफ 0 डिग्री होता है बच्चों 1, सो कॉस ऑफ 0 डिग्री होता है 1, तो पावर फैक्टर, क्योंकि पावर फैक्टर होता है ना कॉस ऑफ थीटा, पावर फैक्टर हम पास कॉस ऑफ थीटा को ही कहते हैं, दैट्स 1, सो आंसर इज दिस। सो ये हो गया रेजोनेंस बेस्ड न्यूमेरिकल। तो ये सारी चीजें हो गई, एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, दैट्स EM एंड AC। मैं बिलीव करता हूं आप सबको ये अच्छा लगा होगा और अच्छी तरह से समझ आया होगा, और मैं लास्ट में फिर से वो चीजें रिपीट कर दूं दैट दीज क्वेश्चंस आर नॉट कि हमने किसी भी बुक से उठा के यहाँ पे डाल दिया, इन पे हमने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, और एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस है ये जो आपके नीट में एक्सपेक्टेड है इस साल, और इनको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस में डालिए, जो है आपका काम हो सकता है। अब कल जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, जो मेरा पोर्शन था, क्योंकि मैंने बोला था हर एक टीचर अपना पोर्शन इसमें इंट्रोड्यूस करेगा, तो लास्ट जो है कल वो है EM वेव्स, और उसमें तकरीबन 20 क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो हम इंशाल्लाह रहमान कल डिस्कस करेंगे। और थैंक यू।